हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बड़े अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। और मैं बताता हूँ मैं बड़ा ही अच्छा हूँ और कुशल मंगल हूँ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी की अपनी रिवीजन क्लासेस। और पहले बता देता हूँ, ये क्लासेस एक्सक्लूसिवली तो नहीं कहते, लेकिन स्पेशली फॉर सीएस स्टूडेंट्स के लिए, मतलब और कोई बच्चा देखना चाहे तो देख सकता है, लेकिन ये सीएस वालों के लिए स्पेशली है। और ये कौन से अटेम्प्ट के लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं? ये दिसंबर 2022 और उसके बाद के लिए हमारी क्लासेस है। तो चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम हमारे क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बेटा, पहले तो सबसे पहले आशा करता हूँ कि आप लोगों की जो रिवीजन है वो बड़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है जी सर, हमारी रिवीजन बड़ी ही अच्छी चल रही है और जल्दी से हमें आप जीएसटी को कंप्लीट करवा दीजिए। आपको जैसे पता है कि आपका जीएसटी जो है 50 मार्क्स के लिए आएगा। 50 मार्क्स के लिए आपका जीएसटी एंड कस्टम आने वाला है और 50 नंबर के लिए आपका जो भी एग्जीक्यूटिव के जो बच्चे हैं, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे, ठीक है जी सर, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों का 50 नंबर का यहाँ पर जीएसटी एंड कस्टम आने वाला है और 50 नंबर का आपका डायरेक्ट टैक्स दैट इज इनकम टैक्स आने वाला है। तो हम कौन से पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं? हम पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं सर, हम उठा रहे हैं अपने जीएसटी के पोर्शन को। तो आज हमारी जीएसटी का फर्स्ट लेक्चर है, रिवीजन लेक्चर हमारा फर्स्ट है। तो हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमें टैक्स के बारे में नहीं जानना, ये तो सर बेसिक कंसेप्ट है जो हम जानते हैं कि कैसे क्या होता है। तो हम उससे आगे चलते हैं बेटा। जी सर, आगे चलिए। आगे चलते हैं सर। कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं करना है हमें इस स्टेज पर, हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे। हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? जी सर, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? बताता है डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल। सर हमने जीएसटी में देखा है, सर क्या देखा है? सर देखो, एक डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल होता है, एक ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल होता है। क्या होता है बेटा? जीएसटी में दो प्रिंसिपल होते हैं, एक ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल होता है, एक डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल होता है। सर ये क्या होता है? इस प्रिंसिपल में कैसे क्या किया जाता है? तो मैं बताता हूं। जैसे लाइक बेटा, गुड्स जो है हमारा, गुड्स या सर्विस हरियाणा से दिल्ली दी जा रही है, ठीक है सर। यहां से हमारा गुड्स या सर्विसेज कहां जा रही है? हरियाणा से दिल्ली जा रही है। मैंने कहा यहां पर अगर टैक्स कलेक्शन करने का राइट किसका हो जाए? सर अगर दिल्ली गवर्नमेंट का हो जाए, दैट इज इसको क्या बोलेंगे? डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल। लेकिन मैं कहता हूं कि यहां पर टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा है? यहां पर टैक्स कलेक्ट कर रहा है हरियाणा गवर्नमेंट, तो इसको क्या बोल देंगे? सर ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे बेटा? ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल। बताना तो जरा, जीएसटी में कौन सा प्रिंसिपल होता है, डेस्टिनेशन या ओरिजिन? सर देखिए, जीएसटी की दुनिया में जो है हमारा क्या चलता है सर? डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल चलता है, ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल नहीं चलता। जो पहले अर्लियर एंशिएंट टाइम में क्या होता था सर? सीएसटी में लगता था ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल। हालांकि क्या ओरिजिन प्रिंसिपल अच्छा है? हमने अपनी रेगुलर क्लासेस में देखा था। जी नहीं सर, सबसे अच्छा बेहतरीन है हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल, जिससे हमें आईटीसी मिल जाती है। तो हमारा जीएसटी किस पे बेस पे है सर? सर हमारा जो जीएसटी है वो हमारा क्या नाम है, डेस्टिनेशन पर है या फिर ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल है? सर जीएसटी इज टोटली बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी जो है वो ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल पे आधारित है या डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल पे आधारित है। तो आप क्या लिखने वाले हो सर? डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर ये ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल क्या होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल क्या होता है। मतलब सर गुड्स कहां से? सर अभी बताया हरियाणा से दिल्ली जा रहा है, हरियाणा गवर्नमेंट ले रही है तो ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल, और दिल्ली गवर्नमेंट टैक्स का कलेक्शन कर रही है तो क्या बोलते हैं उसको सर? डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल। तो आगे चलते हैं हम लोग। चलो आगे है हमारा सर टैक्स स्ट्रक्चर। यहाँ पर टैक्स स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है। यस सर, सर टैक्स स्ट्रक्चर नहीं करेंगे हम लोग। आगे चलते हैं जीएसटी। अब जीएसटी ठीक है, जो भी चीजें मैं अभी स्किप करवा रहा हूँ ये हालांकि बता देता हूँ, ड्यूरिंग द क्लास के हमारे नोट्स हैं, सारे जो नोट्स हमारे ड्यूरिंग क्लास के हैं। और हम लोग क्या करने वाले हैं सर? क्लास नोट्स में से हम रेलिवेंट चीजें करने वाले हैं, जो लगभग ये नहीं है कि हमें रिविजन क्लासेस में हमें नहीं देखना चाहिए उनको। क्यों? क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं। तो बोला जाता है अब जीएसटी, ये सारी नोटिंग आई होप आप लोगों के पास है, ठीक है, और नहीं है तो आप देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बोला जाता है सर, क्या बोला जाता है सर? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये कब आया था बेटा? यहां से ये भी क्वेश्चन आ सकता है सर, ये कब आया था? ये आया था 1 जुलाई 2017 को हमारे भारतवर्ष में जीएसटी आया था। जय जय श्री राधे। ठीक है जी सर, हमारे भारतवर्ष में आया था 1 जुलाई 2017 को। और लगभग 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी की एक ही किताब में क्या है, सब्ज्यूम कर दिए गए हैं सर, सिंगल बास्केट में फेंक दिए गए हैं सर।
ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने कहा सर जीएसटी में क्या होता है? सर जीएसटी में दो प्रकार की सप्लाई होती है। नंबर 1 इंट्रा सप्लाई होती है सर, नंबर 2 इंटर सप्लाई होती है। कौन कौन सी सप्लाई होती है जीएसटी के अंदर? एक इंटर सप्लाई होती है और एक इंट्रा सप्लाई होती है। मैंने कहा इंट्रा का मतलब क्या होता है? मैंने कहा इंट्रा का मतलब क्या होता है? सर देखिए इंट्रा और इंटर का मतलब क्या होता है। मैंने कहा ये है हरियाणा, और हरियाणा से गुड्स कहां गया? सर हरियाणा में ही गया। इसको क्या बोलोगे? सर इसको इंट्रा बोलेंगे। मैंने कहा ये है हरियाणा, और हरियाणा से माल कहां गया? सर दिल्ली गया, मतलब गुड्स गया या सर्विस गया। इसको क्या बोलेंगे? सर इसको बोलेंगे इंटर, और इसको बोलेंगे इंट्रा। तो सर प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? चलो एक बार देख लेते हैं। तो इसने बोला जाता है सर प्रॉपर डेफिनेशन का मतलब क्या है? मतलब अगर आप सिंगल स्टेट या यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री में रहकर सेल परचेज कर रहे हो गुड्स की, तो उसको क्या बोलेंगे? सर उसको बोलेंगे सर इंट्रा सप्लाई। लेकिन अगर आप अपने क्या नाम है उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री को क्रॉस करके सर छलांगा मार रहे हो दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, तो क्या हो जाएगा? सर उसको इंटर सप्लाई का नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, इसने बताया हुआ है कि जब जब इंट्रा सप्लाई होगी, क्या बोला? जब जब इंट्रा सप्लाई होगी तो दो टैक्सेस का नाम आएगा यहां पर। क्या कौन से? सर एक तो सीजीएसटी लगने वाला है और एक एसजीएसटी लगने वाला है। और अगर यूनियन टेरिटरी में अगर आप कर्मकांड कर रहे हो, सेल परचेज कर रहे हो, तो आपका यूटीजीएसटी लग जाएगा इंस्टेड ऑफ सीजीएसटी। जी सर, मतलब अगर हरियाणा से माल हरियाणा जा रहा है, हरियाणा से माल हरियाणा जा रहा है, तो यहां पर आप क्या लगाने वाले हो? सर एक तो लग जाएगा सीजीएसटी और एक लग जाएगा क्या? सर एसजीएसटी। और ये एसजीएसटी कौन सा? हरियाणा एसजीएसटी बेटा। ठीक है जी सर। मैंने कहा सर पुंडीचेरी, तो पुंडीचेरी जा रहा है, पुंडुचेरी जा रहा है, तो मैंने कहा अब यहाँ पर क्या होने वाला है? सर देखो पुडुचेरी टू पुंडुचेरी हमें पता है सर। देखो देखो वैसे आपसे पूछना था पुंडुचेरी टू पुंडुचेरी। सर देखो जीएसटी की दुनिया में ये क्या है? जीएसटी की दुनिया में क्या नाम है? स्टेट है सर। यहाँ पर भी क्या लगेगा? सर सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा जी। लेकिन मैं बात करता हूँ किसकी? अगर मैं बात करता हूँ चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ से माल कहाँ जा रहा है? सर चंडीगढ़ में जा रहा है। तो अब मैंने कहा यहाँ पे क्या लगने वाला है? सर यहाँ पर लगने वाला है एक तो सीजीएसटी और दूसरा क्या लगेगा बेटा? सर ये यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ लगेगा यूटीजीएसटी। तो कौन सा यूटीजीएसटी लगेगा? सर चंडीगढ़ जीएसटी सर। ठीक है जी सर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। ठीक है जी सर। अब कहता है सर इंट्रा में दो टैक्स, मतलब ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे इंट्रा में दो टैक्स क्यों लगते हैं, कैसे लगते हैं। इसने बताया है कि जीएसटी जो है हमारा डुअल टैक्सेशन आधारित है। सर डुअल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है बेटा? डुअल का मतलब होता है एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाने वाला है और एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को जाने वाला है। मतलब यहाँ पर मिल बांट कर टैक्स का कलेक्शन करने वाले और खाने वाले, मतलब एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रखेगी, एक हिस्सा उस रिस्पेक्टिव स्टेट को चला जाएगा जहां पर वो डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल होने वाला है बेटा। तो चलो आगे कहते हैं। इसने बताया हुआ है कि जीएसटी में हमारे कितने स्टेट हैं? सर 31। क्वेश्चन आ सकता है? यस बेटा आ सकता है। ठीक है, बताता रहूंगा मैं कौन सा आ सकता है। ठीक है जी सर, बताते रहना आप हमें कौन कौन सा आ सकता है। और कहता है कि यहाँ पर 5 यूनियन टेरिटरी है सर। सर रियल लाइफ में तो 28 है, हाँ नॉर्मल 28 है बेटा, नॉर्मल वो 28 है सर। फिर 3 कौन कौन सी हैं जिनको जोड़ा गया है? सर पहले 28 होते थे। ठीक है सर, पहले 28 होते थे। उसके बाद सर क्या एक तेलंगाना नामक क्या नाम है, क्या एक स्टेट आया सर, उससे हो गए सर 29। ठीक है जी सर 29 हो गई। उसके बाद मैंने कहा देखो सर जम्मू कश्मीर, उसको भी क्या बोला माना जाता है? सर जम्मू कश्मीर को भी स्टेट माना जाता है। आगे और कौन कौन सा बचा? सर जम्मू कश्मीर हो गया, सर पुडुचेरी, और सर प्लस कर दो दिल्ली को। ठीक है, तो सर ये तो कुछ 32 हो गए ना सर, ये तो 30 क्या नाम है 32 समथिंग हो गए। मैंने कहा बेटा देखो जब एक आपने कहा सर पहले 28 थे, एक तेलंगाना आया, तो अगर आपको याद है तो जम्मू कश्मीर को स्टेट का दायरा हटा दिया गया था। उसको बोला गया था कि आज से आप स्टेट नहीं हो, 370 हट गई थी, आप क्या हो? आप हो एक यूनियन टेरिटरी। तो मैंने क्या किया, तो यहाँ पे 28 29 कितना बचा? 28 तो ओरिजिनल स्टेट है बेटा, और 3 डीम्ड स्टेट बोला गया है। क्या बोला गया? डीम्ड स्टेट, मतलब हो तुम यूनियन टेरिटरी, लेकिन जीएसटी के पर्सपेक्टिव से आपको हम क्या मानेंगे? आपको मानेंगे कि जैसे आप यूनियन टेरिटरी नहीं, आप क्या हो? सर चाचा प्रधान है, क्या हो? आप एक स्टेट हो सर। ठीक है, तो यहां पर क्यों, और ऐसे बताया था बेटा यहाँ पर इनके खुद के सीएम होते हैं। बोला तुम्हें संभालने वाले भाई साहब बड़े आदमी हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? इनको क्या बोला गया? सर डीम्ड स्टेट बोला गया है। दैट इज 28 ओरिजिनल है,
और 3 को डीम्ड बोला गया है। और ये 3 कौन कौन से हैं सर? एक तो हो गया दिल्ली सर, एक हो गया पुडुचेरी और एक हो गया सर क्या नाम है, जम्मू कश्मीर। तो इनको डीम्ड बोला गया है और 28 में 3 जोड़ देंगे तो हमारे कितने स्टेट बन जाएंगे सर? जीएसटी की दुनिया में हमारे 31 स्टेट इस तरह से बन जाएंगे। तो चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सर। 29 था, एक लेस हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है, देखो ठीक है, 29 था सर, एक लेस हो गया जम्मू कश्मीर, तो बच गए 28 और 3 डीम्ड स्टेट बोले गए, ठीक है। 3 कौन कौन से हैं सर? एक तो दिल्ली, एक पुडुचेरी और एक जम्मू कश्मीर सर, ठीक है। आगे चलते हैं जी सर, हो गया सर ये तो हमारा। चलो आगे चलते हैं, हो गया तो आगे बताया जाता है सर, क्या बताया जाता है? मैंने कहा देखो, इसने बोला है कि हमारा एक सीजीएसटी लगता है, एक यूटी जीएसटी लगता है। बोला गया जो सीजीएसटी जो भी है, सीजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और यूटी जीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। मैंने अभी बताया कि आपके 5 यूनियन टेरिटरी है, कितनी बेटा बाकी कितनी बची? 5 यूनियन टेरिटरी है। कौन कौन सी है वो देख लेंगे हम लोग कि 5 यूनियन टेरिटरी, वहां पर क्या लगने वाला है सर? यूनियन टेरिटरी में अगर हम सेल परचेज कर रहे हैं, वहीं पर उसी सेम यूटी में रहकर सेल परचेज कर रहे हैं, तो सर हमें यूटी जीएसटी देना पड़ता है। मैंने कहा यूटी जीएसटी किसके पास जाता है सर? यूटी जीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है उन लोगों के लिए। तो बोला जाता है हमारा सीजीएसटी एज वेल एज यूटी जीएसटी जाता सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। तो बोला गया है कि भाई फिर गवर्नमेंट क्यों अलग से चार्ज करती है? तो मैंने बताया था उस समय रेगुलर क्लास में बताया था कि इसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कि यूनियन टेरिटरी से हमें कितना टैक्स आ रहा है। आगे आप लोगों ने देखा था यस सर, एक कंपनसेशन सेस भी था, ठीक है, याद आया कंपनसेशन सेस? हाँ, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को अगर नुकसान हो जाता है 5 साल के दौरान तो सेंट्रल गवर्नमेंट वचन देती है हम तुम्हें क्या तुम्हारे लॉस की भरपाई करेंगे। ऐसा याद आया नहीं आया? जी सर याद है। 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी आया था, है सर, 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी आया था तो काफी सारे स्टेट बोले नहीं नहीं त्राहिमाम त्राहिमाम, अगर जीएसटी आ गया तो हमें सैलरी कौन देगा? गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास पैसा कहां से आएगा, ठीक है। हमारे हरियाणा में खट्टर जी कह रहे हैं कि भाई साहब नहीं, सिस्टम खराब हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोली? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5 साल के दौरान अगर आपके कोई भी रेवेन्यू का लॉस होता है तो उसका कंपनसेशन हम सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है। तो उसके हिसाब से एक सेस लगा दिया गया था जिसका नाम था कंपनसेशन सेस। चलो भाई आगे आते हैं, आगे आते हैं और यह बताता है कि गुड्स क्या है। हाय हाय, गुड्स क्या है सर? every movable things plus things attached to the land or a forming of part of a land। कहता है कि कोई भी चीज, ठीक है, जिसको हम इजीली मूव कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से इजीली मूव करा के ले जा सकते हैं, बोला जाता है। और किसी भी तरह की कोई भी आपकी क्रॉप है, फसल है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, चाहे वो क्रॉप आपकी सर मतलब अभी आपने उसकी कटाई कर दी है या कटाई नहीं की है, उसको गुड्स के दायरे में ही रखा गया है। लेकिन एक बात स्पेशली बोली गई है कि एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटी, बोला गया है मतलब पैसे को और सिक्योरिटीज को हम किस में नहीं लेके आएंगे, हम उस पर उसको में गुड्स में नहीं लेके आएंगे। क्यों? मैंने कहा बेटा देखो, अगर आपको जीएसटी लेवी करवाना है, क्या करना है? जीएसटी लेवी करवाना है, तो पहली कंडीशन है उसका गुड्स या सर्विस का होना। क्या होना बेटा? वो गुड्स या सर्विस होनी चाहिए। मनी को क्यों बाहर निकाल दिया? अब ध्यान सुनो बेटा, आप किसी भी फ्रेंड से पैसा ले रहे हो या दे रहे हो, माता पिता से पैसा ले रहे हो या दे रहे हो, बैंक में जा रहे हो पैसा ले रहे हो या दे रहे हो, मतलब भाई करेंसी का तो एक्सचेंज तो होना ही होना है। डिपॉजिट करवा रहे हैं, विड्रॉ करवा रहे हैं, एटीएम में जा रहे हैं, तो हर बार जीएसटी लग जाता है। भाई साहब ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो क्या जीएसटी को आने देते हैं? नहीं सर। तो उन्होंने कहा देखो भाई ये तो गुड्स भी नहीं है और सर्विस भी नहीं है, तो इसको तो बाहर निकालो, जीएसटी लगेगा ही नहीं इसके ऊपर। वो बोला सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है सर? सिक्योरिटीज का मतलब होता है लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, इनका परचेज सेल करते हो, तो बोला गया कि भाई हम सिक्योरिटीज को भी इसमें नहीं लेके आएंगे, ठीक है, लाइक शेयर्स वगैरह परचेज सेल कर रहे हो। लेकिन सर नहीं सर, उसमें तो हमारे कई बार हम देखते हैं जब हम शेयर बाय सेल करते हैं तो वहां पर कुछ कमीशन लगता है। मान लो हमने किया और 1000 का कमीशन लग गया, और कमीशन पे सर हमारे कई बार 180 रुपया इस तरह से हमारा है ना जीएसटी लगता है सर उसके ऊपर, है सर, उसके ऊपर 180 इस तरह से जीएसटी लगता है। बेटा ध्यान सुनो, उन्होंने बोला गया है कि मनी एंड सिक्योरिटी पे ये गुड्स नहीं, ये गुड्स नहीं है, ये गुड्स नहीं है, ना ही ये सर्विस की डेफिनेशन में आते हैं। लेकिन बोला जाता है कि अगर इनसे रिलेटेड आप कोई भी किसी भी तरह का कर्मकांड करते हो, एक्टिविटी करते हो, कमीशन, ब्रोकरेज या वट एवर द नेम इज कॉल्ड, बात समझ आई? हाँ सर, कैसे मतलब सुनिए, मैंने कहा लाइक कोई भी क्या नाम है आप डीमेट अकाउंट, अपस्टॉक मेरा खुद का अकाउंट है, तो अपस्टॉक पे जैसे मैं बाय सेल करता हूं ना, तो अपस्टॉक वाले एक कमीशन ब्रोकर है, वो मेरा कमीशन काटते हैं। लाइक मैंने 1 लाख रुपए का मैंने सेल परचेज किया, एज्यूम कर रहा हूं मैं 1000 रुपए उन्होंने मेरे से कमीशन ली, तो उस कमीशन पर बेटा जीएसटी लेते हैं वो लोग, यहां जीएसटी नहीं लेते।
तो यही बोला जाता है कि अगर आप उस सिक्योरिटी से रिलेटेड, या फिर मैं मनी को एक्सचेंज कर रहा हूं, आप मेरे पास रुपए लेके आइए मैं आपको डॉलर दे दूंगा, या आप मेरे पास डॉलर लेके आइए मैं आपको येन दे दूंगा या रुपी दे दूंगा। बोला मनी एंड सिक्योरिटी पे नहीं लगाने वाले जो पैसा आप एक्सचेंज कर रहे हो, लेकिन उस एक्सचेंज पर जो आप कमीशन कमा रहे हो ना बाबू, तो उस कमीशन को जीएसटी में फेंक देंगे, वरना तो भाई साहब बड़े बड़े बागड़े बिल्ले बाहर निकल जाते हैं। इसलिए बोला गया है कि मनी एंड सिक्योरिटी ना ही गुड्स है ना ही सर्विस है, बट इनसे रिलेटेड अगर कुछ आप कर्मकांड कर रहे हो तो उसको सर्विस बोल दिया जाएगा, उसको गुड्स नहीं बोला जाएगा, उसको सर्विस बोल दिया जाएगा और जीएसटी धड़ाके से लगा दिया जाएगा दोस्त। ठीक है जी सर। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्त। अब बोला जाता है कि सर्विस क्या है। क्या बोला बेटा, सर्विस क्या है? तो बोला गया सर्विसेज वो है विच आर नॉट गुड्स। ओ माय गॉड मतलब गुड्स बता दिया कि गुड्स क्या है, अब सर्विस क्या बोला? बोला जो चीज गुड्स नहीं है वो सारी की सारी चीज सर्विसेज में आ जाएंगी। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में अगर जीएसटी देवता देखते हैं तो उसको क्या दिखेगा, या तो गुड्स दिखेगा या सर्विस दिखने वाली है। बट मनी एंड सिक्योरिटी ना ही गुड्स है ना ही सर्विसेज है, लेकिन मनी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई आप एक्टिविटी कर रहे हो, क्या उसको गुड्स या सर्विस की डेफिनेशन में डाल दिया जाएगा? जी सर, उसको सर्विसेज बोल दिया जाएगा। तो बोला जाता है कि जो चीज गुड्स नहीं है वो सर्विस है, एंड एक्सक्लूडिंग द मनी एंड द सिक्योरिटी बट द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द मनी एंड सिक्योरिटी इज अ सर्विस। लाइक बेटा मैंने बताया था अभी कि ब्रोकरेज कमीशन या फिर कंसल्टेंसी वगैरह आप ले रहे हो, तो कंसल्टेंसी तो वैसे नॉर्मल सर्विस है। जी सर। आगे बोला जाता है कि इंट्रा सप्लाई, जब इंट्रा सप्लाई होती है तो इंट्रा सप्लाई का मतलब क्या होता है सर? एक ही स्टेट या एक ही यूनियन टेरिटरी में रहकर सप्लाई करना। जी सर हमें पता है, अभी अभी आपने किया, जैसे हरियाणा से हरियाणा जा रहा है, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ से चंडीगढ़ जा रहा है, पुंडीचेरी सर, पुंडीचेरी कहाँ आता है? जीएसटी में। सर ये जीएसटी में तो स्टेट है, ठीक है जी सर, लेकिन है तो इंट्रा सप्लाई ही ना। जी सर इंट्रा सप्लाई ही है। तो आगे चलते हैं दोस्त। कहता है इंटर सप्लाई क्या है? मैंने कहा जो इंट्रा नहीं है ना वो सब कुछ इंटर है सर। हाँ मैंने कहा देखो भाई ये है दिल्ली, मैंने कहा दिल्ली से दिल्ली का सिस्टम मत बनाओ बेटा, दिल्ली से दिल्ली का सिस्टम मत बनाओ, बाकी कोई भी बनाओ। सर दिल्ली से हरियाणा जा रहा है, इंटर है बेटा। दिल्ली से सर जम्मू कश्मीर जा रहा है, इंटर है बेटा। दिल्ली से चाइना जा रहा है, तो ये तो इंटरनेशनल हो गया बेटा। इंटरनेशनल को भी जीएसटी में बोल क्या बोला जाता है? ये भी इंटर है। क्या है? इंटर है। मतलब स्टेट को अगर आप किसी भी पार्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी को अगर आप लांग जाते हो बेटा, क्रॉस कर जाते हो, ठीक है, जैसे सीता मैया ने उसको उनको लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया था, तो उसे बोला अगर आपने स्टेट या यूनियन टेरिटरी को क्रॉस कर दिया ना तो हम आपको इंटर सप्लाई में डाल देंगे, हम उसको इंटर बोल देंगे बेटा। ठीक है जी सर। तो बोला जाता है कि अगर आप एक यूनियन टेरिटरी में से दूसरी यूनियन टेरिटरी में जा रहे हो, लाइक चंडीगढ़ से आप अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जा रहे हो, लाइक आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट, हरियाणा से आप दिल्ली जा रहे हो, बोला गया एक यूनियन टेरिटरी से स्टेट में जा रहे हो, लाइक चंडीगढ़ से आप कहां जा रहे हो? बठिंडा जा रहे हो, बठिंडा पंजाब में ही है बेटा। आप स्टेट से यूनियन टेरिटरी जा रहे हो, जैसे लाइक दिल्ली से, दिल्ली हमारे जीएसटी में स्टेट है बेटा, वहां से आप कहां जा रहे हो? सर दादर व नगर हवेली जा रहे हैं, तो हम उसमें क्या बोल देंगे उसको? सर उसको इंटर सप्लाई बोल देंगे बेटा। छोटी छोटी चीजें हैं जो एमसीक्यू में एग्जाम में आ जाती है, छोटी छोटी चीजें, ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें आती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें जिनको आप सोचते हैं अरे ये कहां, भाई वही चीजें आती हैं कि बच्चा अच्छे से देखता नहीं उन चीजों को। ठीक है, नहीं सर हम तो देख के जाएंगे। चलो आपसे पूछूं मैं एक बात। जी सर। मैंने कहा बेटा ये दिल्ली है, दिल्ली के लक्ष्मी नगर से माल कहां जा रहा है मेरा बेटा? ये जा रहा है मतलब प्रीत विहार, प्रीत विहार जा रहा है बेटा। पता नहीं इंटर सप्लाई है इंट्रा सप्लाई है? बताओ इंटर सप्लाई है इंटर सप्लाई है? कई बोल रहे होंगे इंटर है इंटर है इंटर है, नाम अलग रहे, और कई बोले इंट्रा है इंट्रा है इंट्रा है। जो बच्चा बोल रहा है ये इंट्रा है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? लक्ष्मी नगर भी दिल्ली में आता है और प्रीत विहार भी दिल्ली में ही आता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला बेटा, आपको कोई लोकेशन नहीं देखना है। मैंने कहा था विद इन अ स्टेट, सेम स्टेट में या फिर सेम यूनियन टेरिटरी में हो तो क्या बोलेंगे सर? सर उसको इंट्रा बोलेंगे। लेकिन उस यूनियन टेरिटरी या स्टेट को लांग जाते हो तब वो इंटर बनता है। आप यहाँ कहाँ लांग रहे हो बेटा? आप अपने स्टेट को कहाँ लांग रहे हो? नहीं सर लांगे नहीं थे, दिल्ली थे और दिल्ली में ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर? ये भी दिल्ली में है और ये भी दिल्ली में है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा बोलेंगे। तो चलो आगे चलते हैं दोस्त। तो ये हो गया है हमारा, तो आगे चलते हैं। जी सर ये तो हो गया है हमारा, ये भी हो गया है।
चलो, कहता है जब जब, अब हम एक बार कंक्लूजन देखता है, कहता है सप्लाई क्या है, बोला गया सप्लाई आपका इंट्रा क्या, जब अगर आप क्या कर रहे हो सर, स्टेट मतलब एक स्टेट में रहकर उसी स्टेट में जा रहे हो तो क्या लग जाएगा सर, सीजीएसटी लग जाएगा एंड एसजीएसटी लग जाएगा। मतलब टोटल कितने टैक्स होते हैं सर, देखो टैक्स इस प्रकार के होते हैं। देखो जीएसटी में, सर जीएसटी में क्या क्या लगता है, मैंने कहा देखो बेटा, एक सीजीएसटी लगता है ना जी सर, एक एसजीएसटी लगता है, या यूटीजीएसटी लगता है, या फिर एक आईजीएसटी लगता है। याद आया जी सर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इट्स इंटीग्रेटेड नॉट इंटर, इट्स इंटीग्रेटेड, ठीक है जी सर। मैंने कहा कई बार तो जीएसटी की फुल फॉर्म भी आ जाती है मेरे दोस्त, ठीक है, तो ध्यान रखना क्या है सर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एग्जामिनर खेलता कहां पे है, यहां से एस गुम कर देगा, यहां से एस गुम कर देगा, इस एंड को और बना देगा या कुछ और कर देगा, ठीक है। आपको क्या देना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ध्यान रखना जी सर। और 1 जुलाई 2017 को आया था। तो मैंने कहा सर, क्या कहा, मैंने कहा सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगता है सर, जब इंट्रा सप्लाई कर रहे हो आप, और कहां कर रहे हो सर, किसी ना किसी स्टेट में कर रहे हो। वो 31 के 31 स्टेट बताए थे मैंने अभी। लेकिन यूटीजीएसटी कब लगता है, जब सर आप इंट्रा सप्लाई कर रहे हो और कहां कर रहे हो सर, यूनियन टेरिटरी में कर रहे हो, तब क्या लगेगा, एक यूटीजीएसटी लग जाएगा और एक एसजीएसटी लग जाएगा। बेटा वही बात कर रहा है। लेकिन मैंने कहा दिल्ली से माल कहां जा रहा है सर, दिल्ली से माल हरियाणा जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे सर, ये इंटर सप्लाई हो जाएगी। और जब जब इंटर सप्लाई होती है तब तब क्या लगेगा सर, आईजीएसटी लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटा, आईजीएसटी लग जाएगा। लो भाई, आईजीएसटी लग जाएगा। आप लोगों से मैं एक चीज और पूछने वाला हूं सर, जीएसटी के नॉर्मल रेट क्या है सर, देखो 5%, 12%, 18% और 28%। मैं कहा इंटर, आप अगर इंट्रा सप्लाई कर रहे हो तो सर या तो वहां पर क्या लगेगा, एसजीएसटी लग जाएगा अगर स्टेट होगा तो, या फिर यूटीजीएसटी लग जाएगा, एंड साथ में क्या लग जाएगा सर, सीजीएसटी लग जाएगा, है ना। मैं कह रहा हूं बेटा, अगर आप 12% वाले कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो क्या होगा सर, 6% ये हो जाएगा और 6% ये हो जाएगा, पता है। हाँ सर, ये क्या होते हैं सर, ये इक्वल एंड हाफ होते हैं किसके, आईजीएसटी के। मैंने कहा अब आईजीएसटी बताना, अगर ओनली आईजीएसटी लगता तो सर, ओनली आईजीएसटी लगता तो 12% होता। तो इससे आपको मतलब इस खेल से आपको क्या प्रेरणा मिलती है सर, हमें प्रेरणा मिलती है कि आईजीएसटी किसके बराबर होता है सर, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी, दोनों साथ तो लग नहीं सकते। या तो एसजीएसटी लगेगा, या तो स्टेट में सप्लाई कर रहे होगे या यूनियन टेरिटरी में कर रहे होगे, तो एक लगेगा सर, प्लस सीजीएसटी। और ये क्या होते हैं सर, ये एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी, ये किसके बराबर होते हैं सर, ये सीजीएसटी के बराबर होते हैं, दैट इज 6 और 6, या फिर 18 है तो 9 एंड 9, और 28 है तो 14 एंड 14, और 5 है तो 2.5 एंड 2.5 बेटा जी सर, ठीक है। वो सारी चीजें बता रखी है कि यहाँ पर ये 18% है, ठीक है। अगर ये 18% है तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 9 बेटा जी सर, हमें पता है सर, हमें पता है, ठीक है। यस बेटा यस, आप लोगों को पता है, अच्छे से और पता कर लो। चलो एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के लिए, और एग्जाम में यहां से आने के चांसेस हैं, ठीक है। हाँ बेटा, एग्जामिनर आया था, एग्जामिनर सपने में आया था, एग्जामिनर कहता था, बता दिया मेरे को पूरा पूरा पेपर, ये पेपर आने वाला है, ठीक है। बट उसने मुझसे एक वचन ले लिया, क्या बताना मत, क्या मत बताना कि कहां से पेपर आने वाला है, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है। उसने मुझे ये कहा था कि पेपर मत बताना, क्या मैं ये तो बता सकता हूँ पेपर कहां से आएगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बताना मेरे को, पेपर बता, मैं ये बता सकता हूँ कौन से कंसेप्ट से आने वाला है जी सर। तो मैंने कहा देखो दोस्त, हरियाणा से माल कहां जा रहा है, हरियाणा से माल भिवानी में जा रहा है, वो भिवानी कहां है, हरियाणा में ही बेटा, ठीक है। सर ये ऐसे हम क्या, हम ये जानेंगे कि कहाँ पे, वो खुद देगा बेटा सारी चीज, डोंट वरी, ठीक है। ऐसी चीजें नहीं है कि यार अलग से आपको नहीं पता, आपको हर स्टेट का ये जानना पड़ेगा कि कितनी सिटी है, कहाँ का, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। हरियाणा से माल हरियाणा जा रहा है, आपको ये देखना है बस, हरियाणा से हरियाणा जा रहा है सर, इंट्रा है, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी लग जाएगा। सर हरियाणा से माल कहाँ जा रहा है, हिसार जा रहा है बेटा, ये भी भिवानी में ही है, सॉरी हिसार, दैट इज ये भी हरियाणा में ही है, तो सर यहाँ इंट्रा होगा, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी लग जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि माल हिसार से कहां जा रहा है सर, हिसार से पंजाब जा रहा है सर, पंजाब जा रहा है सर, हरियाणा से माल पंजाब जा रहा है सर, क्या होगा सर, इंटर सप्लाई हो जाएगी, आईजीएसटी लग जाएगा। आगे चलते हैं सर, ये क्या है, मैंने कहा पंजाब से दिल्ली जा रहा है सर, इंटर सप्लाई आईजीएसटी लग जाएगा। मैंने कहा दिल्ली से दिल्ली जा रहा है, तो दिल्ली ध्यान रखना क्या है बेटा, ये ध्यान रखना, पुडुचेरी, दिल्ली,
एंड जम्मू कश्मीर, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा सोचेगा कि ये तो यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर सकते हो, यहाँ पर SGST एंड CGST लगता है, SGST लगता है, UTGST नहीं लगता बेटा, ध्यान रखना। तो दिल्ली से दिल्ली जा रहा है तो क्या होगा सर, ये इंट्रा होगा और SGST एंड CGST लग जाएगा। सर दिल्ली से कहाँ जा रहा है? सर दिल्ली से अंडमान एंड निकोबार जा रहा है, सर क्या हो जाएगा? सर मैंने कहा एक स्टेट से कहाँ जा रहा है? सर एक यूनियन टेरिटरी जा रहा है, तो IGST लग जाएगा, इंटर सप्लाई बेटा। मैंने कहा, इसने कहा क्या? अंडमान एंड निकोबार से, अंडमान निकोबार सर SGST एंड UTGST लग जाएगा, क्योंकि सर इंट्रा सप्लाई इन UTGST है। मैंने कहा अंडमान निकोबार से पुडुचेरी, ये सर पुडुचेरी से पुडुचेरी वही SGST एंड CGST। यहाँ से चंडीगढ़, जी सर सिंपल बेटा, सिंपल, ऐसा कुछ भी नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जा रहा है तो जम्मू कश्मीर क्या है सर? स्टेट से स्टेट मतलब स्टेट में ही जा रहा है, इंटर सप्लाई हो क्या हो जाए सर? SGST एंड CGST हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा भाई साहब यहाँ से अब कहाँ जा रहा है? जम्मू कश्मीर से गोवा जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर से गोवा जा रहे हैं तो क्या है सर? इंटर है, यहाँ पर IGST लग जाएगा। तो चलो आगे आते हैं। सर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, हाँ ध्यान सुनो इसको, ये क्या है? ये क्या खेल है? ITC, अच्छे से देखना, ठीक है, अच्छे से देखना ये क्या चीज है। मैंने कहा ITC का मतलब क्या होता है सर? इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैंने कहा दो चीजें हैं आप लोगों के पास, एक आपको लोगों के पास होती है ITC, एक आपके पास होती है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। क्या होती है बेटा? एक आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ITC का मतलब क्या होता है सर? जब एक रजिस्टर्ड व्यक्ति माल परचेज करता है तो उसको क्या मिलेगी? ITC मिलने वाली है सर, ठीक है। GST के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप अगर परचेज कर रहे हो तो परचेज के समय आप जो भी टैक्स पे करके, चाहे आपने गुड्स लिया हो, चाहे आपने सर्विस ली हो, आपने बिजनेस या फिर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए ही यूज किया, तो उसको क्या मिल जाएगा? आपको ITC मिल जाएगी। तो सर ये हमारा क्या होता है सर? ये हमारा बेनिफिट होता है। और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? सर जब हम सेल करते हैं या फिर हम जब सप्लाई करते हैं, ठीक है, सेल सप्लाई का पार्ट है, जब हम सप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं सर? सप्लाई करते हैं तो हम टैक्स का कलेक्शन करते हैं सामने वाले व्यक्ति से, जी सर, सामने वाले व्यक्ति से हमने टैक्स की कलेक्शन की, किस लिए? ताकि गवर्नमेंट को देनी थी। तो ये हमारे लिए क्या होती है सर? ये हमारी लायबिलिटी होती है। बेनिफिट का मतलब ये क्या होती है? हमारी एसेट्स होती है, एक हमारी एसेट्स है, एक हमारी लायबिलिटी है। तो इनको सेट ऑफ करके गवर्नमेंट को देना होता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या? गवर्नमेंट से लेना है ये गवर्नमेंट को देना है, तो भाई नेट ऑफ करके देंगे, जी सर। लेकिन नेट ऑफ करने का रूल है कुछ, इन्होंने का कुछ प्रेस्क्राइब रूल है। सर क्या रूल है? मैंने कहा देखो बेटा, आपके पास ITC किस किस की हो सकती है सर? ITC हो सकती है दैट इज SGST की या UTGST की, सर CGST की और IGST की, है ना, जी सर। तो इनको कैसे करते हैं सर? देखो हमें याद है इनको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं सर? देखो सबसे पहले आपको क्या करना है सर? सबसे पहले आपको फिनिश करना है। क्या करना है सर? पहले हमें ब्रेकफास्ट को खाना है, फिर हमें लंच मिलेगा, फिर हमें डिनर मिलेगा, तो इस तरह से। तो सबसे पहले आपको क्या फिनिश करना है? ब्रेकफास्ट को लेना है बेटा, दैट इज ITC ऑफ IGST। सबसे पहले इसको यूज करना है आपको, सबसे पहला काम क्या है सर? ITC ऑफ IGST को यूज करना है, और इसका भी ऑर्डर है सर। किस ऑर्डर में? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, ध्यान रखना बेटा। सबसे पहले क्या किया जाएगा? लंच या ब्रेकफास्ट? सर ब्रेकफास्ट किया जाएगा। और ब्रेकफास्ट क्या है सर? ITC ऑफ IGST हमारा ब्रेकफास्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? किसकी ITC को यूज करेंगे सर? IGST की ITC को। किसके लिए सर? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ IGST, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अंदर भी फर्स्ट पॉइंट ये है। अब दूसरा किसके लिए करेंगे? अगर अभी भी इसमें बैलेंस है, इफ एनी बैलेंस इन ITC ऑफ IGST, अभी भी उसमें कुछ बच जाता है, तो किसके लिए करेंगे सर? यूज करेंगे हम उसको, किसके लिए सर? SGST ओब्लिक UTGST या और CGST, मतलब इनमें से दोनों में से एक ही होगा बेटा। इनके लिए इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रपोर्शन बेटा, इन एनी प्रोपोर्शन, मतलब ठीक है, आपका किससे? आपका प्रेम है बेटा किससे? मतलब सिंपल शब्दों में मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा देखो भाई एग्जांपल लो, मैंने कहा आपके पास ITC है IGST की 1000 रुपया, आपके पास आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है IGST की 800 रुपया, और आपके पास आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है SGST की
200 रुपए, और सीजीएसटी की भी कितनी है 200 रुपए। तो इसने बोला जाता है जो ये 1000 आप यूज किसके लिए करोगे सर, पहले इसको देंगे, बात समझ आई जी सर। अब बच्चे आपके पास 200, तो बोला जाता है 200 को इनको दे दो बेटा, और आपकी मर्जी इन एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन, मतलब 200 को 200 का 200 इसको दे सकते हैं, हाँ सर 200 का 200 इसको दे सकते हैं, हाँ सर 100 रुपए दे सकते हैं, हाँ सर 25 और 175 दे सकते हैं, हाँ सर किसी भी ऑर्डर दे सकते हैं, हाँ क्या दिक्कत है जी सर। तो सबसे पहले आईजीएसटी के आईटीसी को खत्म किया जाएगा। अब किस पे आया जाएगा सर, अब आया जाएगा, अगर आपको याद हो ना तो इसको मैंने आपको बहू का एग्जांपल लिया था कि सास और बहू, ये याद आ रहा है जी सर, याद आ रहा है, आपने सास और बहू का एग्जांपल लिया था, ठीक है जी सर, हमें याद आ रहा है। मास्टर जी गायब हो गए, हाँ बेटा हम गायब हो गए तो याद करो वो एग्जांपल, हाँ सर याद आ रहा है वो एग्जांपल, आपने सास बहू का एग्जांपल लिया था और ये कंसेप्ट आपने हमें करवाया था। तो चलो कोई बात नहीं, अब हम आगे करते हैं। मैंने कहा अब उसके पास क्या करेंगे, आईटीसी ऑफ सीजीएसटी, पहले क्या था आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, फिर उसके ऑर्डर को फॉलो किया था, अब आईटीसी ऑफ सीजीएसटी सेकंड प्रेफरेंस अब हमारी इसकी है। अब हम इसको टच करने वाले, किसके लिए सर, फर्स्ट यूज नंबर 1, अब इसका भी ये स्टेप है बेटा। तो सबसे पहला स्टेप सर ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में बताएगा कि कैसे कैसे करना है। अब लंच की बात कर रहे हैं, बोला जाता है लंच, सर सबसे पहले आईटीसी ऑफ सीजीएसटी किसके लिए यूज करेंगे सर, यूज करेंगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ सीजीएसटी खुद के लिए, और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ किसकी आईजीएसटी है तो उसके लिए, किसके लिए, एंड सेकंड प्रेफरेंस को देंगे सर, यूज करेंगे इसके आईटीसी को किसके लिए, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी, अगर आईजीएसटी में कुछ पेंडिंग है तो अदरवाइज नहीं जी सर। लेकिन ये ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये किसी भी हालात में सीजीएसटी या यूटीजीएसटी से सेट ऑफ नहीं होगा, ऑलवेज रिमेंबर, मतलब आईटीसी ऑफ एसजीएसटी नेवर बी यूज फॉर द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी, एंड आईटीसी ऑफ एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी नेवर बी यूज फॉर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ सीजीएसटी, मतलब इनकी कभी भी नहीं बनती जी सर। ये तो आपने हमें अच्छे से सिखाया था सर, सारी चीजें याद है, ठीक है। अब नंबर किसका आता है बेटा, अब नंबर आता है सर, नंबर 3 पे नंबर आता है सर उसका, किसका सर, आईटीसी ऑफ एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, किसी भी को भी कर लो बेटा। तो सबसे पहले किसके लिए यूज करेंगे सर, इसके लिए यूज करेंगे हम सर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ एसजीएसटी, मतलब एसजीएसटी है तो एसजीएसटी के लिए, और यूटीजीएसटी तो यूटीजीएसटी के लिए, यूटीजीएसटी, और नंबर सेकंड प्रेफरेंस इसको सर अगर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी को कुछ चाहिए तो हम दे देंगे, लेकिन क्या सीजीएसटी को देंगे, नहीं सर सीजीएसटी को हम नहीं देने वाले। तो यहाँ पर यही चीजें लिख रखी है बेटा, एक एग्जांपल दे रखा है और बता रखा है, यही सारी चीजें लिख रखी है, पढ़ लेते हैं एक बार। कहता है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या है सर, ये अमेंडमेंट लिखा हुआ है, पहले की अमेंडमेंट है, बोला जाता है कि पहले ऐसे ये ऑर्डर नहीं होता था, उससे पहले की बात है। कहता है यूज करो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस, फिर सेकंड प्रेफरेंस, फिर थर्ड प्रेफरेंस। सर कैसे, मैंने कहा अगर आपके पास आईटीसी है, क्या है बेटा आपके पास, अगर आपके पास आईटीसी है सर, किस चीज की आईटीसी है हमारे पास सर, आईजीएसटी की, तो सबसे पहले उसको पकड़ना है। उसको किसके लिए यूज करना है सर, यूज फॉर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी, पहले आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी के लिए यूज करेंगे, एंड बैलेंस जो भी बच जाएगा इसके अंदर, लाइक 200 रुपए बचा था हमारे केस में, दैट इज 800 हमने यहाँ यूज कर लिया और 200 रुपए हमारे वाला एग्जाम्पल में, तो किसके लिए यूज करेंगे सर, आईटीसी क्या नाम, आईटीसी ऑफ and the balance of the ITC of IGST used for the output tax liability of CGST or SGST or UTGST in any order any proportion, आपकी मर्जी बेटा, 200 का 200 एक को दे दो, चाहे 100 दे दो, चाहे 75 75 125 दे दो, आपकी मर्जी। अब आते हैं सेकंड, कहता है सेकंड आईटीसी ऑफ सीजीएसटी, किसके लिए यूज करेंगे सर, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ सीजीएसटी, और कुछ बैलेंस बच जाता है और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी को नीड है तो हम उसकी हेल्प कर देंगे, लेकिन एसजीएसटी और सीजीएसटी के लिए हमें ना टोकना, ठीक है जी सर, आपको नहीं टोकेंगे। आगे चलो बेटा, यूज द आईटीसी ऑफ एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी, पहले वो खुद के लिए और कुछ बचा तो किसके लिए सर, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी। लेकिन व्हाट अबाउट सर, देखो इसको पढ़ो, यहां पर पढ़ो बेटा, यहां पढ़ो, इसको देखिए क्या कहना चाहता है, क्या ऑलवेज रिमेंबर दैट, हमेशा याद रखें
ITC of SGST oblique UTGST never used for output tax liability of CGST, and ITC of CGST never be used for the output tax liability of SGST oblique UTGST। जी सर, याद रखेंगे सर। चलो बेटा आगे चलते हैं, एक दो हमारा क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन देख लोगे? जी सर, क्वेश्चन दिखाइए आप। जी सर, क्वेश्चन दिखाइए। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हालांकि यहाँ पर मल्टीपल सॉल्यूशन है बेटा, यहाँ पर हमारे मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं। जी सर, एग्जाम में आएगा, क्लियर आएगा तो आएगा नहीं, क्लियर आएगा, डोंट वरी, टेंशन ना लेना, ठीक है। जी सर, तो मैंने कहा एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल सॉल्यूशन बेटा हो सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको दिख जाएगा मल्टीपल सॉल्यूशन में भी आपको दिखेगा कि उन्होंने गलत यूज कर रखा होगा, लाइक IGST की मतलब सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रखा होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वाली, उनका एक्सटर्नल और इंटरनल सीक्वेंस को उन्होंने फॉलो नहीं कर रखा होगा, तो आप देख लेना कहां पर फॉलो नहीं है। मैंने कहा देखो सर, आपके पास आउटपुट लायबिलिटी है, दैट इज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी IGST की है आपके पास दोस्त, CGST की है आपके पास, और SGST की है, और यहां पर आपको ITC दे रखी है, ठीक है। जी सर, सबसे पहले क्या करने वाले हैं सर? सबसे पहले हम करेंगे सर ब्रेकफास्ट, दैट इज इसको फिनिश करेंगे सर। 5000 को यूज कहां कहां करेंगे? नंबर 1, सबसे पहले देखो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ IGST सर 1000 है, इसको 1000 को यूज कर लो सर। अभी भी हमारे पास ITC बच गई 4000, ITC बच गई। अब एनी ऑर्डर, एनी प्रपोर्शन, लेकिन फिनिश पहले इसको करना है, इसको बेटा ब्रेकफास्ट को फिनिश करने के बाद लंच पे जाना है। ऐसे नहीं है कि ब्रेकफास्ट को आधा छोड़ दिया और लंच पे भाग गए, नहीं, पूरा पूरा फिनिश करना है। ये फिनिश नहीं हो जाता तो सेकंड एंड थर्ड पर नहीं जाना है आपको। मैंने कहा उनको क्या चाहिए? 2000 चाहिए, तो इसको 2000 उसको दे दो भाई, 2000 उसको दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप कहोगे नहीं नहीं सर, हम तो इसको 1000 देंगे और इसको क्या देंगे सर? इसको हम देंगे 2000 और 1000 हम बैलेंस करें। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कर सकते आप, पहले इसको फिनिश करना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को फिनिश करो, फिर बच जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब 2000 इसको देना पड़ेगा, 2000 इसको देना पड़ेगा सर। हमारे फर्स्ट स्टेप में सब कुछ खत्म हो गया, तो हम सेकंड स्टेप पे आ ही नहीं रहे। अब क्या बचा सर? हमारे पास ऑलरेडी ITC बची रह जाएगी, किसी सर ITC बची रह जाएगी SGST की 1000 और CGST कितनी 1000, इनको तो यूज ही नहीं कर पाए सर। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्त, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बोला जाता है, यहां पर देख लो ITC बची होगी, हाँ ITC बची है सर दोनों की, ठीक है, ये परफॉर्मा बना रखा है। आगे चलते हैं, कहता है कि सर ITC है आपके पास 2000, कितनी है बेटा? 2000, किसकी? IGST, किसको खत्म करना? जी सर, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ओ माय गॉड, 2000 ITC है और हमें चाहिए थे 5000, पर कोई बात नहीं बेटा, 5000 है तो 2000 तो यूज कर लो। अब क्या बचे? 3000 आपकी पेंडिंग है, किसकी? IGST की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। कोई बात नहीं, पहला स्टेप आपने क्या किया? IGST की ITC को खत्म कर दिया, खत्म होगी। अब दोबारा आप सेकंड पे आ जाओ, क्या करना है सर? CGST को छेड़ना है, तो CGST, तो इसकी ITC कितनी है सर? 5000 है। 5000 में से हम कितना यूज कर रहे हैं सर? 2000 कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? 2000 कर रहे हैं तो कितना बचा सर? 3000 बच गया। तो हम क्या करेंगे सर? इसको हम वहां डाल देंगे, ऊपर वाले को दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसने ये कहा था ना कि कुछ भी अगर बच जाए और IGST की आपको टैक्स लायबिलिटी को अगर चाहिए तो आप उसको दे देना। तो वहां पर जो 3000 बचा था, तो 3000, तो यहाँ पे होगा 0। तो इन दोनों में ना तो कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बची, ना कोई ITC बची। अब SGST की बात करते हैं, कहता है हमारे पास 5000 तो ITC है और हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 2000, तो यहां पर क्या बच जाएगा सर? यहां पर बच जाएगा कितना? 3000 ITC ऑफ SGST। एक चेक करें, जी सर ये रहा सर, ठीक है, जी सर ये रहा सर, ठीक है। आगे चलते हैं सर, इसमें और को छोड़ो बेटा, ये रहा, ठीक है, और को छोड़ो, ये रहा। आगे चले, जी सर आगे चलिए। आगे ये ढेर सारे एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल को नहीं कर रहे हैं, हम बस हमने अपने जितने एग्जाम्पल कराने थे आपको एग्जाम्पल करवा दिए बेटा। आगे चलते हैं, कहता है सप्लाई क्या है? क्या बोला? सप्लाई क्या है? क्या बोला? सप्लाई क्या है? देखो सप्लाई का मतलब क्या है, अच्छे से देखना दोस्त, सप्लाई होती क्या है। कहता है सप्लाई एक हरकत है जो आप कर रहे हो, मतलब सप्लाई मींस सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लाइसेंसिंग, रेंटिंग, डिस्पोज ऑफ, या फिर लाइसेंसिंग। मतलब आप क्या कह रहे हो सर? सेल है, एक्सचेंज है, लाइसेंसिंग है, बार्टर है, ठीक है, और ट्रांसफर है सर, व्हाटएवर द नेम इज कॉल्ड, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे सर? सप्लाई बोल देंगे। क्या कर रहा है? फॉर कंसिडरेशन, ठीक है, मतलब ये क्या होने चाहिए सर? कंसिडरेशन के लिए होने चाहिए। आगे कंसिडरेशन होता है समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ समथिंग, मतलब आप कुछ ले रहे हो, कुछ दे रहे हो,
ठीक है। लेकिन एक बार सर ऊपर वाली डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ते हैं। कहता है नंबर 1, कहता है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज या बोथ। ठीक है, हाँ सर याद है क्या, मतलब या तो गुड्स है या सर्विसेज है, या गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब हालांकि कोई भी चीज संसार में या तो गुड्स होती है सर्विसेज होती है, बोथ नहीं होती। अगर वो गुड्स है तो गुड्स, और गुड्स नहीं है तो सर्विसेज हो जाती है बेटा। ठीक है, क्या कहते हैं सच एज, और लेकिन आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो गुड्स और सर्विस, आप कह सकते हो बोथ है सर, हाँ सर ऐसे कह सकते हैं। आप कह रहे हो चाहे सेल कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, बार्टर कर रहे हो, लाइसेंसिंग कर रहे हो, रेंटिंग कर रहे हो, लीज कर रहे हो, डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, और एग्रीड टू मेड फॉर अ कंसीडरेशन, पैसा ले रहे हो, कुछ ले रहे हो और कुछ दे रहे हो, बाय अ पर्सन इन अ कोर्स ऑफ बिजनेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा बिजनेस के लिए, मतलब सेल परचेज एक्सचेंज बार्टर ये आप सब कुछ कर रहे हो, तो आपका बिजनेस होना चाहिए, धंधा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है मेरा कोई धंधा नहीं है, मान लो लेट अस अज्यूम करो मेरा कोई धंधा नहीं है और मैं जाके कैलकुलेटर सेल कर रहा हूँ, कैलकुलेटर सेल कर रहा हूँ, मेरा धंधा नहीं है, ऐसे ही रखा हुआ है मेरे पास एक कैलकुलेटर का सेल कर रहा हूँ। मैंने कहा ले भाई ये मैंने यूज किया था कैलकुलेटर, और वैसे 400 का आता शायद, मैं कहता ले 200 रुपये का ले ले और मेरे को जीएसटी दे। ऐसा नहीं है, ऐसे जीएसटी नहीं कलेक्ट कर सकते भाई साहब, का धंधा होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं इसको सेल कर रहा हूँ तो क्या सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा? नहीं सर, सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है आपका। ठीक है, आप धंधा नहीं कर रहे हो। ठीक है, सिंपल शब्दों में यहाँ पर जीएसटी नहीं आएगा, सिंपल शब्दों में यहाँ जीएसटी नहीं आएगा। मैंने कहा आपका क्या होना है, आपका कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए या फिर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए, बस बिजनेस के लिए समझ नहीं है, बात समझ नहीं है। मैंने कहा लेट अस अज्यूम करो बेटा मैं फर्नीचर बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, फर्नीचर बना रहा हूँ। तो फर्नीचर बना रहा हूँ तो मेरा ऐसा तो है नहीं सारे वुड का यूज कर लेता हूँ, मेरा वहां से क्या कोई वेस्ट में निकलता है, क्या निकलता है, वेस्ट मटेरियल होता है। देखो बेटा मेरा मेन बिजनेस है फर्नीचर सेल करना, मेरा धंधा क्या है फर्नीचर सेल करना। अगर मैं फर्नीचर सेल कर रहा हूँ तो सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहा हूँ, सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। लेकिन उनका वुड से मेरे पास कुछ मतलब वेस्ट बच जाता है, उसका बूरा वगैरह या फिर कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है, मैं उसको सेल करता हूँ। तो ये बात करता है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए बेटा, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब उसको बिजनेस का ही तो पार्ट था जी सर। तो बोला यहाँ पर भी हम क्या लगाने वाले हैं आपके ऊपर, क्या लगाने वाले हैं सर, जीएसटी लगाने वाले हैं। चलो आगे चलते हैं जी सर, आगे चलते हैं जी सर, आगे चलते हैं। आगे एक एक चीज को डिफाइन कर रखा है बेटा, क्या क्या डिफाइन कर रखा है। नंबर 1 बताता है कि सर क्या, सर एग्जांपल दे रखा है कि सेल क्या है। ठीक है, सेल सर सिंपल है, हमने छोटे छोटे एग्जांपल लेकर ड्यूरिंग द क्लास हमने सारी चीजें की थी, सर नॉर्मल सेल कर रहे हैं, सेल है। एक्सचेंज क्या है सर, लाइक सर एमआई कंपनी के पास मैंने कहा हम गए और हमने क्या मांगा, मैंने कहा मेरा ओल्ड फोन ले लो और न्यू फोन दे दो, और जितने एक्स्ट्रा पैसे हैं वो ले लो। तो मतलब सिंपल शब्दों में मैंने कहा जो मैंने 10,000 का फोन लिया, न्यू फोन की वैल्यू 10,000 थी, ओल्ड फोन मेरा एक्सचेंज ऑफर में गया मान लो 5,000 रुपए का, और मैंने कैश कितना दिया 5,000 रुपए। तो बोला जाता है बेटा जीएसटी में कितने पर दूंगा, बेटा बोला जाता है दोनों पर दोगे बेटा। ठीक है, 10,000 पर दोगे आप, ऐसा नहीं आपको कैश दिया मैं उस पर जीएसटी नहीं, जीएसटी आप 10,000 पे लगेगा। जी हाँ सर, चलते रहो सर। मैंने कहा बार्टर, बार्टर क्या है, सिंपल शब्द में बार्टर वगैरह सारी चीजें बता रखी कि बार्टर क्या है भाई साहब, हम क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि हमारा कोई भी इंस्टीट्यूट हम क्या कर रहे हैं सर, कुछ दे रहे हैं उससे हम सर्विस ले रहे हैं, सर्विस के बिहाफ पर हम उसको कुछ दे रहे हैं। मतलब पहले नहीं आता था तुम मुझे आटा दो मैं तुम्हें चावल दूंगा, ठीक है, तुम मुझे क्या नाम है हैट दो मैं तुम्हें शूज दूंगा, उस तरह से बेटा ये बार्टरिंग होता है। रेंटिंग का सर हमें पता है किराया वगैरह, हाँ सर किराया वगैरह पे अगर आप हो तो मतलब किराया भी सप्लाई में आता है। ठीक है, सारी चीजें एग्जाम्पल ये हम सब कुछ कर चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं, डिस्पोज ऑफ भी कर चुके हैं बेटा, यह भी बता दिया है। लेकिन अब कुछ कहता है नंबर 1, अभी आप लोगों ने क्या देखा सर, अभी हमने देखा कि सप्लाई का मतलब क्या होता है। सर अभी हमने देखा सप्लाई का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो सर कोई ना कोई चीज आपकी गुड्स या सर्विस होनी चाहिए। ठीक है सर, सप्लाई कब बनती है, जब सर सेल कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, रेंटिंग कर रहे हो, लाइसेंसिंग कर रहे हो, बार्टिंग कर रहे हो, मतलब कुछ भी कर रहे हो तो व्हाटएवर द नेम इज कॉल्ड। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, बिल्कुल ध्यान रखना, कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग का नाम नहीं आया था वहां पे, है ना, याद आ रहा है ड्यूरिंग द क्लास में मैंने करवाया था कि प्राचीन समय में, ठीक है, एक सीईडी होता था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती थी। ठीक है, मतलब गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग करते ही टैक्स लग जाता था। लेकिन क्या जीएसटी में ऐसा है? नहीं सर, जीएसटी में ऐसा नहीं। मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो क्या जीएसटी लग जाएगा? नो सर, नो। ये ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट अ सप्लाई, सप्लाई नहीं है। तो आगे चलते हैं जी सर, आगे चलिए, आप आगे चलिए। मैंने कहा वहां पर आपने देखा कि क्या होना चाहिए सर, रेंटिंग, लाइसेंसिंग, बार्टिंग, ट्रांसफर, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए सर, आपको कंसीडरेशन में करना था, आपके पास कंसीडरेशन होना चाहिए था।
क्या होना चाहिए था सर? कंसीडरेशन होना चाहिए था। ठीक है, सिंपल शब्दों में सर आप क्या कर रहे हो सर? रेंटिंग, लाइसेंसिंग, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ये सब कुछ कर रहे हो, ये कर रहे हो। प्लस सर ये बिजनेस के लिए कर रहे हो या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए कर रहे हो, प्लस सर कंसीडरेशन का होना जरूरी है। ये सारी की सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं? सप्लाई बोलते हैं। लास्ट में कंसीडरेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी था बेटा। अगर आप कंसीडरेशन नहीं ले रहे हो तो सप्लाई नहीं बनेगी बेटा। लेकिन अब क्या बात कहती है? अब कहता है कि अगर आप नंबर 1 फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर रहे हो, नंबर 2 सेकंड स्टेप भी आप कंप्लीट कर रहे हो, बट नंबर 3 आप कंसीडरेशन नहीं ले रहे हो, तो बोला जाता है कुछ चुनिंदा केसों में इसको भी हम सप्लाई बना देंगे। कुछ चुनिंदा केसों में इसको भी हम सप्लाई बना देंगे। तो कौन से चुनिंदा केस है बेटा? चलो आते हैं, सर आते हैं। नंबर 1 पार्ट नंबर बी, सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन, मतलब कंसीडरेशन नहीं होगा तो कौन कब कब सप्लाई बनती है? नंबर 1 कहता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्या कर रहे हो बेटा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर आप कर रही हो। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? मैंने कहा देखो भाई, ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में बताया था, दैट इज डीम्ड सप्लाई। क्या कर रहे हो? डीम्ड सप्लाई कर रहे हो इन अ सिंपल मैनर। मैंने कहा देखो दोस्त, ये है बिस्ला गारमेंट्स, ये क्या है? बिस्ला गारमेंट्स, ठीक है, ये भी मेरा ही बिजनेस है। और बिस्ला गारमेंट्स 1 और बिस्ला गारमेंट्स 2, ये दोनों मेरे ही बेटा, दोनों मेरे बिजनेस हैं। ये डिफरेंट पेन पे है, मतलब इसका जीएसटी नंबर अलग है, डिफरेंट पेन में तो कहाँ, ठीक है, इसका जीएसटी नंबर अलग है, दोनों का जीएसटी नंबर अलग है। मैंने कहा मैं यहां से माल वहां भेज रहा हूँ या वहां से यहां आ रहा है, सोच रहा। मैंने कहा 1 लाख रुपए का माल मैंने यहां से वहां दिया, यहां से यहाँ 5 लाख रुपए का माल आया। अरे भाई ये भी मेरी है, ये भी मेरी है, मतलब दोनों के दोनों मेरे ही बिजनेस है सर। ये बिजनेस भी मेरा है, वो बिजनेस भी मेरा है, क्या मैं पैसे मांगूंगा? अरे नहीं सर, पैसे का मांगो ना, यहाँ पैसे का मतलब कैश आएगा, कंसीडरेशन आएगा, कैसे कंसीडरेशन, और ना यहाँ कंसीडरेशन आएगा बेटा। कंसीडरेशन तो आना ही नहीं है, हमारा तो वो सिस्टम फेल हो जाएगा, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट क्या चाहती है? व्हाट द गवर्नमेंट वांट सर? जीएसटी, गवर्नमेंट टैक्स चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे पास कुछ आए, तो उन्होंने कहा कि हाँ मान लिया आपकी 2 यूनिट है। ध्यान ना, मैंने क्या बोला? यहाँ का जीएसटी नंबर अलग है, यहाँ का जीएसटी नंबर अलग है, ठीक है, अलग अलग है। तो इनको क्या बोला गया? इनको बोला गया है कि आप क्या कर रहे हो सर? हम इसको डीम्ड सप्लाई मान लेंगे, ठीक है, हम मान लेंगे, बेटा सब सप्लाई मान लेंगे, हम इसको क्या मान लेंगे? सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। इवन देयर इज नो कंसीडरेशन, बट हम फिर भी इसको क्या मानेंगे? इसको सप्लाई मानेंगे, ठीक है। अगर आप डीम्ड क्या कर रहे हो सर? अगर आप डीम्ड सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, डीम्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है सर? रिलेटेड पार्टी, दैट इज बिजनेस ए टू बिजनेस बी जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं सर? डीम्ड पार्टी, मतलब डीम्ड सप्लाई। आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं। ये हो गया, आगे चलते हैं। तो चलो, इसने क्या रखा है? क्या कह रखा है? कह रखा है बिजनेस एसेट्स का परमानेंट ट्रांसफर। अगर आप अपने बिजनेस एसेट्स का परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो सर, ये क्या होता है सर? एक बार ये बता देना। तो मैंने कहा देख दोस्त, मैंने कहा देखो, मैंने कहा ये है बिस्ला गारमेंट्स। क्या बेटा? ये है बिस्ला गारमेंट्स, बिस्ला गारमेंट्स। यहाँ हमने एसी खरीदा था। क्या खरीदा बेटा? एसी खरीदा बिजनेस के लिए। हमने क्या किया? एसी खरीदा बिजनेस के लिए। तो क्या मेरे को इसकी आईटीसी मिल जाएगी? हाँ सर, आपको आईटीसी मिल जाएगी। ये क्यों एसी क्यों खरीद रहे हो सर? ताकि एम्प्लॉय वगैरह ठीक रहे, कस्टमर वगैरह हैं वो गर्मी वगैरह ना लगे, सब मतलब फर्दर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब बिजनेस के लिए, सिंपल समझो, बिजनेस के लिए खरीदते थे सर, तो आईटीसी मिल जाएगी। कुछ समय यूज किया, उसको अपने घर भेज दिया बेटा, ठीक है, ये भेज दिया घर बेटा। क्या कर दिया? घर भेज दिया। बोला आईटीसी आपने, भाई साहब हमने आपको आईटीसी तब देते हैं जब आप बिजनेस के लिए यूज करते हो, ठीक है। ऐसा आईटीसी थोड़ा मिल जाएगी कि आप नाम ले रहे हो बिजनेस का, लिख के जा रहे हो घर पे, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है, अगर आपने कोई भी एसेट्स खरीदा, ठीक है, या फिर कोई भी स्टॉक, एसेट या फिर स्टॉक, कोई भी स्टॉक बेटा, स्टॉक भी तो एसेट होती है, हाँ सर। तो आप उसको अगर आप घर ले जा रहे हो, परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, चाहे वो आपकी एसेट्स है, चाहे वो आपका स्टॉक है, हालांकि स्टॉक भी हमारी एसेट्स ही होती है। अगर आप उसको परमानेंटली कहाँ फेंक रहे हो सर? घर पे फेंक रहे हैं, घर भेज रहे हैं सर,
घर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, उसको अगर आपने दैट इज सिंपल शब्दों में आगे सेल वगैरह नहीं किया तो आपको क्या लग जाएगा सर, उसको क्या बोल देंगे, डीम्ड सप्लाई, डीम्ड सप्लाई बोल देंगे बेटा, समझ आया या नहीं? मतलब मैं इस एसी को घर लेके जाऊंगा, क्या कुछ कंसिडरेशन दूंगा, नहीं दूंगा, बोला गया गवर्नमेंट बोलते नहीं आप नहीं दे रहे हो, कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो, लेकिन हम इस पर टैक्स लगा देंगे, क्या कर देंगे, टैक्स लगा देंगे। आगे चलता हूं बेटा, यहां से ऐसे घर जा रहा है, चाहे आप किसको किसी को दान में दे रहे हो, डोनेशन वगैरह दे रहे हो, या फिर आप किसी भी अपने भाई बंधु चाचा मामा ताऊ वो दे रहे हो बेटा, सिंपल शब्दों में कह रखा है कि अगर आप आगे सप्लाई नहीं कर रही हो, सिंपल मैनर में ये क्या कह रहा है, कह रहा है सुनो भाई साहब बिस्रा का बात कुछ ऐसी, यहां से आपने परचेज किया और आपने आईटीसी क्लेम कर ली, अगर आपने आगे सप्लाई नहीं की ना, सप्लाई नहीं की दैट इज सिंपल शब्दों में एक बार लिखता हूं, सेल वगैरह नहीं की ना, ठीक है, अगर आप चाचा ताऊ मामा या फिर आपने दान धर्म कुछ भी कर दिया तो हम क्या करेंगे, मतलब सिंपल शब्दों में आगे से अगर आपने टैक्स नहीं लिया हम क्या करेंगे, इसको हम डीम्ड सप्लाई मान देंगे, ठीक है सर, डीम्ड सप्लाई, हाँ वैल्यू डिफाइन की, हाँ वैल्यू, हाँ सर कोई ना कोई तो वैल्यू देखेंगे जी बेटा, कोई ना कोई वैल्यू देखेंगे, दैट इज ओपन मार्केट वैल्यू देखेंगे, और ओपन मार्केट वैल्यू देखने के बाद ओपन मार्केट वैल्यू देखेंगे, उस पर टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा, और आईटीसी का रिवर्सल देखा जाएगा कि आईटीसी का रिवर्सल कितना होगा, विच एवर इज हायर, जो भी हायर होगा उतना हमारा क्या हो जाएगा, टैक्स का रिवर्सल हो जाएगा। जी सर, ठीक है, ये थोड़ा जल्दी बता दिया, आएगा डोंट वरी। चलो एग्जांपल दे रखा है, कह रखा है ये है भाई हमारा बिजनेस, ठीक है, और ये कहां जा रहा है ये कहीं ना कहीं जा रहा है। जी सर, मैंने कहा देखो भाई सेल हो रही है, सर मेरा बिजनेस है लैपटॉप का, ठीक है सर, लैपटॉप का आपका बिजनेस है, मैंने कहा भाई साहब उसकी वैल्यू थी, हमने 2 लैपटॉप सेल किए तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, देखो 20,000 के लैपटॉप गए, तो हमने कहा कि हालांकि यहाँ पे 18% लगना चाहिए था, बट कोई बात नहीं 12% ले रखा है, 18% लगना चाहिए था, 18% वैसे लेकिन यहाँ पे क्या हो गया सर, हमने टैक्स लगा दिया। आगे चलते हैं, कहता है इन 2 लैपटॉप में से मैंने क्या किया सर, ये 2 लैपटॉप मेरा बिजनेस है, लैपटॉप का मेरा सिंपल शब्दों में मेरा स्टॉक है। कहता नंबर 1, अगर आप इसको सेल तो कर दोगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसको घर पे ले गए आपने फ्री में बांट दिया तो हम उसको डीम्ड सप्लाई बोल देंगे, क्या कर देंगे सर, देखो अब मैंने क्या किया, उस लैपटॉप में से 2 लैपटॉप को खुद ले गया, दैट इज ड्रॉइंग कर ली बेटा, या वाइफ को दे दिया बेटा, या अपने फ्रेंड को दे दिया, या ऐसे ही दान कर दिया, परमानेंट ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, तो क्या बोल दिया जाता है, आपने जो आईटीसी ली थी, आईटीसी कितनी थी बेटा, 2400 की आईटीसी थी, ठीक है, दैट इज आईटीसी जो भी मैंने ली थी, आईटीसी इक्वल टू 2400, बेटा 2400 नहीं थी यहाँ पे, 2400 थी, मतलब 2000 नहीं थी, 2400 थी, 2400 थी बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे सर, इसको हम सप्लाई मान लेंगे और सप्लाई पर जीएसटी लगा देंगे। ऐसे बोला है कि अगर आप क्या करो, साबुन सर्फ होते हैं ना, साबुन सर्फ ऐड वगैरह होती है, याद है, कोई भी नई फैक्ट्री लगा रहे हैं साबुन की, सर्फ की, छोटे मोटे आइटम की, हम क्या करते हैं ऐड करने के लिए फ्री में देते हैं घर वालों को, मतलब ऐड कर देते हैं मोहल्ले में या फिर बाहर कहीं भी ऐड वगैरह करते हैं। जब हमने इसके रॉ मटेरियल को खरीदा था तो उस पर आईटीसी लिया था, अब आप फिनिश गुड्स को क्या दे रहे हो भाई साहब, बांट रहे हो, आईटीसी लेके बांट रहे हो, घर का राज है, गवर्नमेंट से आईटीसी ले लिया, सामने वाले से टैक्स नहीं ले रहे, घर का राज है, हम तो डीम्ड सप्लाई मानेंगे, क्या बोलेंगे, इसको सप्लाई मान लेंगे और उस पर जीएसटी लगा देंगे, ठीक है, तो आपको पता चला डीम्ड सप्लाई का कंसेप्ट। जी सर पता चला, मतलब विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई होती है, ठीक है जी सर। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, नंबर 1, ये मैंने खुद का ही एक एग्जांपल ले रखा है, लाइक मैंने कहा कि ये मैं हूँ, ये हमारी वाइफ है और मैं इसको कोचिंग वगैरह दे रहा हूँ, मेरा खुद का कोचिंग का बिजनेस, तो क्या बोला है सर, आप भी अभी भी वो क्या कर रहे हो सर, भाईचारा ही निभा रहे हो, कोई और होता तो सर उससे भी टैक्स लेते, तो आपने अपनी वाइफ से नहीं लिया, तो आप क्या करो, इनके हिस्से का टैक्स की पेमेंट आप खुद करिए, सर सिंपल है, ऊपर वाले केस जैसा ही है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, आगे एक कुछ चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है सर, अभी तक सब कुछ आ रहा है इंपॉर्टेंट, हाँ इंपॉर्टेंट है बेटा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा देखो दोस्त, मैंने कहा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो बेटा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इंपोर्ट, मतलब सर चाइना से माल यहाँ लेके आ रहे, मतलब चाइना से यहाँ सर्विस लेके आ रहे हैं, या फिर लाइक यूएसए से यहाँ सर्विस लेके आ रहे हैं, ठीक है सर, ब्राजील से यहाँ ले रहे हैं, जापान से लेके आ रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है, दैट इज दूसरे गोला से हमारे गोला पे माल आ रहा है, ठीक है, ठीक है, दूसरे गोला से हमारे गोला पर माल आ रहा है, दैट इज आउटसाइड द इंडिया, कहाँ रहे सर, इंडिया में क्या आ रही है सर, सर्विस आ रही है, कौन आ रही है, सर्विस आ रही है सर, कौन आ रही है, सर्विस आ रही है, तो उसने उसकी बात कर रखी है,
तो क्या बोला जाता है, चलो देख लेते हैं। बोलता है कि देखो दोस्त, अगर आपका यूएसए में कोई भाई है, सिंपल शब्दों में रिलेटिव बेटा, कोई भी रिलेटिव, आपका भाई है, चाचा है, बहन है, वाइफ है, कोई भी है बेटा, माता पिता है या कोई भी रिलेटेड पार्टी है, आप उससे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो। सर किस तरह की सर्विसेज कर सकते हैं? लाइक मैंने कहा कि आप उनसे कोई भी कंसल्टेंसी सर्विस ले रहे हो, या फिर आप अपना आपका जो भाई बंधु है, रिलेटिव है, वो आर्किटेक्चर है, तो आपने उसको आर्किटेक्ट की आपको सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं। तो मैंने कहा भाई साहब हमारे पास कोई भी इंडिया में सर्विस आ रही है, मैंने कहा मेरा भाई है इंडिया से बाहर यूएसए में, और वो मुझे दे रहा है, दैट इज रविंद्र बिस्ला को क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। दैट इज मैंने पर्सनली खुद के पर्पज के लिए ली, खुद के पर्सनल पर्पज के लिए ली है, तो नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। हाँ, यहाँ जीएसटी नहीं लगेगा। अब ध्यान सुनो, आगे चल रहे हैं, आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। मैंने कहा भाई साहब क्या है सिंपल शब्दों में? सर सिंपल शब्दों में अगर आप पर्सनल पर्पज के लिए ले रहे हो तो हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, और सिंपल शब्दों में सप्लाई नहीं मानेंगे, और क्या कर देंगे सर? जीएसटी, सिंपल जीएसटी लगाएंगे सर, सिंपल शब्दों जीएसटी नहीं लगाएंगे। आगे चलते हैं सर, सिंपल शब्दों में सर, अगर सिंपल शब्दों में सर, अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ सर्विसेज का, और वो सर्विसेज पर्सनल पर्पज के लिए है, तो क्या जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ बिजनेस पर्पज के लिए, किसके लिए? बिजनेस पर्पज के लिए। किसके लिए? ये मेरा बिजनेस है और मैंने अपने बिजनेस पर्पज के लिए उस सर्विसेज का यूज किया गया, तो बोला गया भाई साहब सुन, बात कुछ ऐसी है, आपके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आपकी जीएसटी लग जाएगा, दैट इज सप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सप्लाई हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी, जीएसटी लग जाएगा। सर इंडिया से बाहर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ सर्विसेज को, बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? हालांकि सर फ्री में कर रहा हूँ, फ्री में भी अगर आप कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? सर उस फ्री पे जो कर रहा हूँ तो उसमें उसकी एक कंसिडरेशन निकाली जाएगी, और मतलब उसका एक ओपन मार्केट वैल्यू वगैरह, वैल्यूएशन रूल भी आप सीखने वाले हो, तो उसकी एक वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी, और उस वैल्यू को डिटरमाइन करने के बाद उस पर रेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा। रेट ऑफ टैक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता है यहाँ पे एक आरसीएम का कंसेप्ट आएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो यहाँ पर आरसीएम के तहत आपको टैक्स की पेमेंट कर दी जाएगी। मैंने कहा यहाँ भाई से लेट अस अज्यूम करो 1 लाख की सर्विस मैंने ली, तो यहाँ पर जीएसटी कितना लग जाएगा बताना दोस्त? सर जीएसटी लगेगा नील बटा सन्नाटा, जीएसटी लगने वाला ही नहीं है। क्यों बोला जीएसटी नहीं है? लेकिन अगर 1 लाख रुपए की सर्विसेज को मैं अगर इंपोर्ट कर रहा हूं अपने धंधे के लिए, अपने बिजनेस के लिए, बिस्ला गारमेंट्स कहते हैं कि हम भाई साहब हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं, तो क्या बोला जाएगा? ये है बिस्ला गारमेंट्स, 1 लाख पर एज्यूम करो 18% जीएसटी है, आप हमें 18,000 की पेमेंट कर दो। मैंने कहा भाई साहब बिजनेस के लिए मैंने एक बार सर्विस ली है, तो 18,000 की क्या मिल जाएगी मेरे को? आईटीसी मिल जाएगी, टैक्स की पेमेंट भी करी और आईटीसी भी मिल गई। बताना तो यार यहाँ पे क्या मतलब, इस नीचे वाले केस में और ऊपर वाले, देखो भाई केस में कोई फर्क नहीं है, यहाँ पर टैक्स ले ही नहीं रहे हैं पर्सनल पर्पस के लिए, लेकिन वहां पर टैक्स ले रहे हैं, सप्लाई बना रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, आईटीसी दे रहे हैं। ठीक है, दैट सिंपल शब्दों में सर ये जीएसटी को चैन को पकड़ना चाहते हैं, जीएसटी की चैन को छोड़ना नहीं चाहते। जी सर। तो चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं। कहता है कि मुंह बोला भाई, आय हाय 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 हाय, सर ये मुंह बोला भाई कौन होता है? कौन है सर, ये कौन है? मैंने कहा देखते हैं भाई कौन है ये। बोला है मुंह बोला भाई, ठीक है, सिंपल शब्दों में कहता है, मैंने कहा देखो दोस्त ये हम है, क्या है ये? हम है। मैं कह रहा हूं कि एजेंट के थ्रू मैं क्या करवा रहा हूं? अपने गुड्स या सर्विसेज को रेंडर कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, सप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, सिंपल शब्दों में मैंने कहा ये मेरे लैपटॉप है, ठीक है, यहां से क्या हुआ? मेरा एजेंट मेरे लिए काम कर रहा है। क्या कर रहा है? मेरा एजेंट मेरे लिए काम कर रहा है, दैट इज सिंपल शब्दों में बेटा, यहां से मेरे पास एजेंट के पास माल जाएगा और एजेंट आगे उसको सेल करने वाला है। बस नहीं, मैं एजेंट को माल सेल करूंगा या भेजूंगा बेटा, बताना? भेजूंगा या सेल करूंगा? सर एजेंट को आप सेल नहीं करते, सिंपल शब्दों में ट्रांसफर करते हो सर, एक तरह से नॉर्मल ट्रांसफर करते हो, भेजते हो सर, सेल नहीं करते। बोला जाता है तो अगर प्रिंसिपल, दैट इज मैं प्रिंसिपल हूं यहाँ पे, अगर आप अपने एजेंट को माल भेज रहे हो, सेल नहीं कर, भेज रहे हो, वो आगे सेल करेगा। बोला जाता भाई साहब बात कुछ ऐसी, आईटी मतलब टैक्स क्या लगा देंगे? जीएसटी लगा देंगे सर, दैट इज सिंपल, सप्लाई कर लगा देंगे। पहले आपने बताया कि गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है, बोला भाई साहब इवन देयर इज नो कंसिडरेशन, कि पैसा तो आएगा नहीं एजेंट से। एजेंट पैसा कब देगा? जब एक्चुअली सेल हो जाएगी बेटा। इफ देयर इज नो सेल, माल वापिस आ जाएगा।
छोटा सा मूल्य, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, जब एजेंट को माल भेज रहे होते हैं ना तब हमारे पास पैसा नहीं है, तब आगे सेल करने के बाद वो देता है, लेकिन कहते हैं यहाँ पे भाई साहब भेज रहे हो, भाई साहब जीएसटी लग जाएगा, बात कुछ ऐसी है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे बाद में देखने वाले हो कि एजेंट बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, अगर एजेंट रजिस्टर्ड है तो ये कर्मकांड होगा, अगर नहीं हुआ तो ये सारी चीजें नहीं होती, छोटा एजेंट है या बड़ा एजेंट है, इस तरह से सारी चीजें, ठीक है जी सर। तो आगे चलते हैं, ये छोटी छोटी चीजें चल रही हैं अभी, छोटी छोटी चीजें, इक्का दुक्का मार्क का आ सकता है, 2 का 3 का इतने का आ सकता है, बड़ी बड़ी चीजें आने वाली हैं आगे, ठीक है। बट मैं फिर भी जो हमने रेगुलर क्लासेस में हम जिस तरह से कर रहे थे इसीलिए मैंने अपने नोट्स का यूज किया है। कई बच्चे तो कह रहे होंगे सर यहाँ पर सेक्शन का कोई रेफरेंस नहीं आ रहा है, सर सेक्शन कहाँ पर है। देखो यार यहाँ पर मैंने ज्यादा सेक्शन शेड्यूल का यूज नहीं किया है, यहाँ पर हमने क्या नाम है, ये हमारे सिंपल नोट्स हैं, ठीक है। ऐसे नोट्स हैं जिनसे आपको पढ़ के आराम से इजीली आप एग्जाम को टैकल कर सकते हो कि हाँ क्या क्या चीज है, लैंग्वेज को सिंपल कर रखा है, ठीक है। सेक्शन के लिए आपके पास बुक्स है, अगर कंप्लीट बुक है पूरी पूरी, सब आप सब सेक्शन ही भरे पड़े, यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट रेलिवेंट सेक्शन और कंसेप्ट को इनकॉर्पोरेट कर रखा है, ठीक है, ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आए, ठीक है जी सर। हमारा बुक है सर, हम बुक में से देख लेंगे, लेकिन हम छोटी छोटी चीजें समझ यहाँ से रहे हैं सर। बात कुछ आती है इसकी सर एग्रीगेट टर्नओवर। सर ये एग्रीगेट टर्नओवर होता क्या है, ये एग्रीगेट टर्नओवर होता क्या है समझाना तो जरा। मैंने कहा देखो दोस्त, एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है सिंपल शब्दों में ऑल सप्लाई, ऑल सप्लाई, सारी की सारी सप्लाई, और कौन सी वाली, ऑल आउटवर्ड, ऑल आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। कौन सी सप्लाई बेटा, ऑल सप्लाई, दैट इज आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई नहीं आएगी। इन सिंपल शब्दों में अगर आप परचेज कर रहे हो तो वो यहां नहीं आएगी, लेकिन सेल कर रहे हो वो चीजें यहां पर आ जाएंगी, दैट इज आउटवर्ड सप्लाई, दैट इज सेल कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, रेंटिंग कर रहे हो, लाइसेंसिंग कर रहे हो, सेल मतलब आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो तो आएगी, इनवर्ड नहीं आएगी जी सर। मैंने कहा सर एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है सर, ये एग्रीगेट आप क्यों सिखा रहे हो बेटा, ये एग्रीगेट काम आने वाला है रजिस्ट्रेशन में, कि कब रजिस्ट्रेशन लेना है, किसको रजिस्ट्रेशन लेना है, क्यों रजिस्ट्रेशन लेना है ना, वहां पे आएगा कि आपकी टर्नओवर कितनी। तो मैंने कहा कि हमें रविंद्र बिस्ला और हमारे 3 बिजनेस हैं, कितने बिजनेस, 3 है, एक हरियाणा में, एक दिल्ली में और एक पंजाब में, 3 जगह है बेटा। मैंने कहा देखो भाई हरियाणा में मैं कितनी आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूं, दैट इज सेल कर रहा हूं, सिंपल शब्दों में 2 लाख रुपया, यहां कितनी कर रहा हूं 5 लाख रुपया, और यहां कितनी कर रहा हूं 20 लाख रुपया। तो बोला जाता है हे व्यक्ति, तू अकेला व्यक्ति है और इतने कर्मकांड कर रहा है, तो एग्रीगेट टर्नओवर मतलब आपको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना, उसके लिए हम क्या करें, सबको टोटल कर देंगे, दैट इज आपकी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी हो जाएगी सर 27 लाख, ये एग्रीगेट टर्नओवर है बेटा, ठीक है। तो सर ये जो सेल है, हालांकि सेल लिख दिया, हालांकि मैंने कहा कि सारी सारी आउटवर्ड सप्लाई, सारी सारी आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो एग्जेम्प्टेड हो, चाहे वो नील रेटेड हो, चाहे वो नॉन टैक्सेबल हो, चाहे वो जीरो रेटेड हो, सारी सारी सप्लाई को पकड़ लिया जाएगा जी सर। चलते हैं बेटा, अब यहां देखते हैं, कहता है क्या कहता है कि टर्नओवर का मतलब क्या होता है सर, टर्नओवर में 3 चीजें आएंगी, नंबर 1 टैक्सेबल सप्लाई, मतलब जिस पर जीएसटी लगता है, सिंपल शब्द ये हैं। आगे एग्जेम्प्टेड सप्लाई, मतलब आप सप्लाई तो कर रहे हो बट नॉट लेविएबल टू जीएसटी, जीएसटी लेवी नहीं होगा। एक होता है जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब या तो आप एचसीजेड को सेल कर रहे हो या फिर आप कहां सेल कर रहे हो सर, आउट ऑफ द गोला, दैट इज इंडिया से बाहर आप सेल कर रहे हो तो आपको जीरो रेटेड लग जाएगा। अभी क्या होगा पढ़ते हैं सर। एग्जेम्प्टेड में क्या होता है, एग्जेम्प्टेड में 3 आती है सर, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, दैट इज जिस पर टैक्स लगता ही नहीं, कौन सा टैक्स, जीएसटी, दैट इज जीएसटी नहीं लगता। तो बताना जीएसटी कहां कहां नहीं लगता सर, शराब पर नहीं लगता। अच्छा, शराब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, शराब जीएसटी से बाहर है सर। और कहां नहीं लगता, याद करो सर, और नहीं लगता 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है, याद ना, इंपॉर्टेंट है जी सर, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर नहीं लगता। नंबर 2 सर, शराब पर जीएसटी नहीं लगता। कहता है वो अगर आप सेल कर रहे हो तो मतलब वो सप्लाई कर रहे हो सिंपल शब्दों में, तो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा। 100% एग्जेम्प्टेड
कोई भी चीज जो 100% एग्जेम्प्ट में आती है, अगर आप वो सप्लाई कर रहे हो, वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा। नील रेटेड पार्ट बन जाएगा इसका सर सप्लाई का। जीरो रेटेड, कई बच्चे कहते हैं जीरो रेटेड नील रेटेड सेम होता है, मैंने कहा बता रखा है क्लास में के दौरान। नील रेटेड में आपको आईटीसी नहीं मिलती, यहाँ आपको आईटीसी मिल जाती है। यहाँ पर क्या आएगा सर, सेल टू एसईजेड, सप्लाई टू एसईजेड, या फिर सप्लाई टू आउट ऑफ द कंट्री, दैट इज सर हम क्या कर रहे हैं सर, एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी सर। आगे बढ़ते हैं, कहता है सिंपल टैक्सेबल सप्लाई। सर नॉर्मल अभी तक जो पढ़ा सिंपल सब टैक्स, जहां टैक्स लगता है, जहां हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आती है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई दैट इज सर भाई साहब सिंपल शब्दों में जीएसटी फ्री सप्लाई, मतलब सिंपल भाई साहब आगे आपने किया और आपको फिर टैक्स नहीं लगा किसी भी कारणवश, आप या तो एग्जेम्प्टेड मतलब नॉन टैक्सेबल कर रहे थे, या नील रेटेड कर रहे थे, या फिर 100% एग्जेम्प्टेड वाले आइटम में आप आए हुए थे। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्त। आगे क्या बात करता है, कहता है आगे बात आती है नंबर नॉन टैक्सेबल सप्लाई। कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है, क्या बोला नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब दो सप्लाईज विच आर नॉट लेवी टू जीएसटी, जिस पर जीएसटी नहीं लगता। अभी अभी पढ़ा है जी सर, मैंने कहा किस किस पर नहीं लगता सर, देखो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सर, दैट इज शराब। मैंने कहा बेटा 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन कौन से हैं सर, देखो वो तो ये हैं, हमें तो आपने ड्यूरिंग द क्लासेस को बड़े अच्छे से याद करा दिया था सर। देखो पेट्रोलियम क्रूड सर, हाई स्पीड डीजल सर, मोटर स्पिरिट, नाम एग्जाम में मोटर स्पिरिट आएगा बेटा, इसका मतलब क्या होता है सर पेट्रोल सर, नेचुरल गैस, आगे सर एविएशन टरबाइन जो जहाज में डलता है सर जी। ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और इसके साथ साथ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये मैंने ऊपर दे ही रखा है जी सर। यहाँ पर जीएसटी नहीं लगता। 100% एग्जेम्प्टेड कहा होता है सर जो आउट ऑफ जीएसटी है, ठीक है, लाइक आटा दाल, इन पर लाइक जीएसटी नहीं लगता सर, ठीक है। नील रेटेड सर, नील रेटेड का मतलब होता है सर सिंपल शब्दों, नील रेटेड का मतलब होता है ये जीरो रेटेड से अलग होता है। ध्यान रखना नील रेटेड और जीरो रेटेड में फर्क होता है। नील रेटेड में आपको आईटीसी नहीं मिलता, लेकिन जीरो रेटेड में आपको आईटीसी मिल जाता है। ओके सर, याद रखेंगे, ठीक है। कैसे क्यों ये सारी चीजें हम क्लास के दौरान डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखने लायक ये चीज है कि नील रेटेड पर हमें आईटीसी नहीं मिलता और जीरो रेटेड पर आईटीसी भाग भाग कर मिल जाता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं बेटा, आगे इसने बता रखा है कि नील रेटेड में कौन कौन से लाइक साल्ट और जैगरी, ये सारी चीजें आती हैं बेटा। आगे रखा है जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई पर टैक्स तो लगेगा 0%, समझ आया। देखो मैं लेकर आपको बताता हूँ, बिस्रा गारमेंट्स हरियाणा में है, मैंने क्या किया परचेजेस किए, परचेज किया तो आईटीसी मिल गया होगा जी सर। मैंने कहा आगे मैंने जो सप्लाई की ना वो नील रेटेड वाली कर दी, तो क्या मेरे को आईटीसी मिल जाएगा, यहाँ आईटीसी नहीं मिलेगा, दैट इज आईटीसी मान लो 1000 का था, यहाँ 1000 का आईटीसी नहीं मिलेगा मेरे को, सिंपल शब्दों में। अगर मैं इसी को क्या करता, या तो एसईजेड को दे देता, सेल कर देता, या फिर मैं एक्सपोर्ट कर देता, तब भी क्या लगता है सर यहाँ पे मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या आती, नील आती, बट सर मेरे को आईटीसी मिल जाता, आईटीसी दैट इज 1000 का मिल जाता। सर क्या करता है इसका, सर अपनी अदर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के साथ सेटअप कर लो, और अगर आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो रिफंड मांग लो। बात समझ आई या नहीं आई जी सर। मतलब आईटीसी का आप क्या करते हो, आईटीसी क्या होती है, ओनली यूज फॉर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। किसके लिए यूज होती है बेटा, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए ही यूज होती है। मतलब आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं है, दैट इज हर केस में आपको आईटीसी ज्यादा आती है तो आप रिफंड क्लेम कर लो, ठीक है, आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको रिफंड हो जाएगी आपकी आईटीसी जी सर। आगे चलते हैं दोस्त, आगे क्या रखा है सर, सिंपल शब्दों में कंक्लूजन दे रखा है सर। ये तो क्या दे रखा है सर, सिंपल शब्दों में छोटा सा कंक्लूजन दे रखा है। कंक्लूजन क्या दे रखा है, कंक्लूजन दे रखा है कि एग्रीगेट टर्नओवर में भाई साहब क्या आने वाला है, एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, 1 नंबर का यहां से एग्रीगेट टर्नओवर में से ध्यान रखना क्या आएगा सर। देखो टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई। सर एग्जेम्प्टेड सप्लाई में क्या आती है सर, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, 100% एग्जेम्प्टेड सप्लाई और नील रेटेड सप्लाई। आपसे पूछ लूं तो नील रेटेड में और जीरो रेटेड में क्या फर्क है सर, नील रेटेड में आईटीसी नहीं मिलेगा और जीरो रेटेड में भाग भाग के आईटीसी मिल जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, ये बोल रखा है नील रेटेड में आईटीसी नहीं मिलता है और जीरो रेटेड में आईटीसी आपको मिल जाता है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं।
टैक्सेबल पर्सन, हालांकि इसके लिए मैं पहले चाहता हूं कि आपको मैं चार्ट रेफर करूं, उस चार्ट से करें तो ये थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा और ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर यहीं से आप करना चाहते हो? बताओ, यहीं से करना चाहते हो या फिर चार्ट से? सर आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी कराएं। ऐसा करता हूं, इसको पहले मैं चार्ट से कराएंगे और चार्ट के बाद वापिस यहीं पर हम आएंगे, ठीक है? चलो वैसे ऐसे करता हूँ कि हम जैसे क्लास में कर रहे थे वैसे कर लेते हैं, इसको यहाँ भी कर लेते हैं और आगे जाके भी कर लेंगे, ताकि हमारा थोड़ा सा कंसेप्चुअल मतलब थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाए। यहाँ से एग्जाम में आएगा, जी सर आएगा। इसने क्या रखा है, आपको क्या लेना पड़ता है? सर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। मतलब बेटा आपको क्या लेना है, अपने आपको अपने स्कूल में दाखिला लेना है। स्कूल में दाखिला लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीएसटी में अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो क्या करना पड़ेगा? सर जीएसटी डिपार्टमेंट को बोलना पड़ेगा, हे डिपार्टमेंट मुझे रजिस्ट्रेशन दे दे। और कब लिया जाएगा? सर आप रजिस्ट्रेशन कब ले सकते हो? रजिस्ट्रेशन सर मजबूरी में, और दूसरा सर मन है, मन इच्छा है। सर इच्छा, आपके पास दो चीजें, या तो आप मजबूरी में रजिस्ट्रेशन ले रहे हो या आप इच्छा से आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो। मजबूरी कब होती है? मतलब आपने ऐसा कर्मकांड कर दिया जिससे आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। लाइक आपकी जो भी एग्रीगेट टर्नओवर है 10 लाख 20 लाख या 40 लाख, एज द केस में भी आप उसको एक्सीड कर जाते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मस्ट है बेटा। लेकिन मेरी तो सप्लाई ही कितनी है, एज्यूम करो 5 लाख की है, 5 लाख की सप्लाई है और मेरा मन है भाई साहब, मन से बड़ी चीज नहीं है, और रजिस्ट्रेशन लेने का मन है, तो क्या भाई साहब डिपार्टमेंट है, कोई नहीं भाई साहब ले लो, कोई दिक्कत वाली बात है ले लो। लेकिन हाँ, ये आप इच्छा से ले रहे हो। मतलब अगर मेरी एग्रीगेट मतलब मजबूरी क्या है सर, 10 लाख 20 लाख 40 लाख या फिर ऐसा कुछ कर्मकांड कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, मतलब लाइक आप ओडार में हो या फिर आप क्या नाम है सर ऑनलाइन वगैरह सर्विस वगैरह है, ई कॉमर्स ऑपरेटर में डील कर रहे हैं, ठीक है, लाइक आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, ये सारी चीजें कर रहे हो तो आपको लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वहां पर लिमिट नहीं है, चीजें सीखेंगे। लेकिन 5 लाख है, उस आप नॉर्मल कर्मकांड लेना चाहते हैं तो सर ले सकते हो। वही है स्कूल वाला, सर बच्चा 3 साल का है, नाम लिखवा सकते हैं, हाँ लिखवा सकते हो, लेकिन सर हमारा तो 10 साल का बच्चा, हमने तो अभी भी नाम नहीं लिखवा रखा, तो भाई मत लिखवा, क्या दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। कहता है, क्या कहता है, कहता है टैक्सेबल पर्सन, हे आदमी तुझे हम टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में कब डालेंगे? बात कुछ ऐसी है, कहता है अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन, नीचे मजबूरी की बात कर रखी है और ऊपर इच्छा की बात कर रखी है। कहता है जो लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन मतलब लेना पड़ेगा, आपने कुछ कर्मकांड ऐसे कर दिए कि आपको लेना पड़ेगा, ऊपर से कर रखा है आपको कोई बात है, आप लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन नहीं, लेकिन आप लेना चाह रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आपको दिलवा देंगे। जैसे यहाँ पे कर रखा है आपको क्या होगा सर, 10 लाख 20 लाख 40 लाख एज अ केस में भी आपने एक्सीड कर दिया है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना पड़ेगा। लेकिन आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख 20 लाख के अंदर है, उसके दायरे में है, और आप क्या कह रहे हो सर मतलब ये 40 लाख तक, मतलब ये तो बेटा 40 लाख गुड्स के लिए 40 लाख तक है तो ले सकते हो, 40 लाख क्रॉस नहीं होता, यहाँ पे 10 लाख 20 लाख क्रॉस होता है, 40 लाख तक होता है गुड्स के लिए पढ़ने वाले हैं। तो 10 लाख 20 लाख को क्रॉस कर जाते हो तो आप मतलब क्रॉस नहीं करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको मना नहीं करेंगे, ठीक है। आपको हम रजिस्ट्रेशन में बाकायदे से हम कहेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्त, आप आ जाओ और आपको हम रजिस्ट्रेशन दे देंगे। आगे बोलता है कि टैक्सेबल पर्सन क्या बोला, टैक्सेबल पर्सन, 2 प्रकार के टैक्सेबल पर्सन होते हैं बेटा, टैक्सेबल पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। हमने इसको बोल रखा है एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है सर, हाँ अब ध्यान सुनना बेटा। आपके गली मोहल्ले, हाँ 2 तरह के देखता हूँ, आपके गली मोहल्लों में आपने देखा होगा एक नुक्कड़ पे एक ताऊ या फिर ताऊ जी सामान बेच रहे होते हैं, जैसे आप लेके आते हो, भाई साहब में 2 किलो चीनी दे दो, 1 किलो चीनी दे दो, साबुन दे दो, शराब दे दो, याद आ रहा है? हाँ गली के नुक्कड़ पे मिलता है, शैम्पू दे दो, याद आया? हाँ तो वो होते हैं छोटे भाई साहब, ठीक है, वो छोटे भाई होते हैं, दैट इज वो क्या होते हैं नॉर्मली वो कंपोजिट क्या होते हैं, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन होते हैं। लेकिन जो भाई साहब शहर में बैठे होते हैं, जिनके पास आप जाते हो सामान लेने जाते हो, आप मॉल में जाते हो, जाते हो बड़े बड़े मॉल में, हाँ सर मॉल में जाते हैं सर, ठीक है, वो बड़े बड़े भाई होते हैं, बड़ा मॉल होता है, इतना बड़ा मॉल है, लेकिन अब भाई साहब छोटी सी दुकान है तो छोटे भाई हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, वो लेते हैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, जनरली वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, और जो आप जो बड़े बड़े मॉल वगैरह देखते हो वो रेगुलर टैक्सेबल पर्सन के दायरे में आते हैं, मतलब वो रेगुलर टैक्सेबल पर्सन होते हैं बेटा। सर छोटा भाई मतलब सिंपल समझो सर, ये छोटा और बड़ा, देखो भाई साहब बात कुछ ऐसी बोला जाता है, जो नुक्कड़ पे बेटा, जो नुक्कड़ पे ये सामान सुमान दे रहे हैं बेच रहे हैं,
क्या बोले, नुक्कड़ पे सामान बेच रहे हैं। तो बोला जाता है कि अगर भाई वो आदमी है ना नॉर्मली क्या कर रहा है, अगर आपकी बोला कंपोजिशन स्कीम लेनी तो हालांकि कंपोजिशन स्कीम के फायदे भी बहुत ज्यादा, नुकसान भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन क्या बोला जाता है, बोला कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन अगर आपने ले रखा है तो आप इसको अवेल कर सकते हो 1.5 करोड़ या 75 लाख एज द केस में भी। सर 2 लिमिट कैसे, मैंने कहा भाई साहब 1.5 करोड़ किसी अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए है और 75 लाख अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए, हम देखने वाले किसी के लिए 75 लाख की लिमिट अलग अलग स्टेट्स के लिए है और 1.5 करोड़ की लिमिट अलग अलग स्टेट के लिए। दिल्ली के लिए कितने हैं सर, 1.5 करोड़ है। हरियाणा के लिए कितनी है, 1.5 करोड़ है। पंजाब के लिए कितनी है, 1.5 करोड़ है। बताएंगे साहब के लिए। तो 1.5 करोड़ की या 75 लाख तक, यहां तक बेटा, यहां तक अगर आप कर रहे हो तो आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन बन सकते हो, ठीक है, कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। लेकिन कहता है अगर आपकी लिमिट 10 लाख और 20 लाख को क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है, ऐसा। हाँ, मैंने कहा भाई साहब सिंपल शब्दों में, अगर आपकी टर्नओवर 25 लाख रुपए है, मेरी टर्नओवर 25 लाख रुपए है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि चाहे मैं कंपोजिशन लूं और चाहे मैं रेगुलर लूं। क्यों भाई साहब 20 लाख से क्रॉस होगी, रेगुलर लेने भैया तो रेगुलर लूंगा या कंपोजिशन लूंगा। देखिए कब कब रेगुलर ली जाएगी, कब कब कंपोजिशन ली जाएगी। मतलब 10 लाख 20 लाख और एज द केस में भी अगर आप क्रॉस कर जाते हो तो आप रेगुलर टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में आ जाओ। लेकिन अगर आपकी 1.5 करोड़ तक या 75 लाख तक की अगर आपकी टर्नओवर है और आप कहते हो नहीं भाई हम तो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो इनके ऊपर रेट लगता है बेटा 1%, 1%, 5% जनरली ये रेट होता है। हालांकि इसमें आप देखोगे 6% का भी रेट हमारे पास होता है। यहाँ पे 5%, 12%, 18% और 28% ऐसे ऐसे टैक्स रहते हैं। ये नॉर्मली यही रहते हैं। आपको टैक्स वगैरह याद नहीं करना है, रेट वगैरह याद नहीं करनी है, वैसे बता रखा है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर अगर आप रेगुलर टैक्सेबल पर्सन हो, अगर आप बड़े आदमी हो, अगर आप बड़े भाई हो, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली दोस्त। लेकिन आप एक कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो, ये हो, तो आपको क्या नहीं मिलेगी, आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी आपको, आईटीसी नहीं मिलेगी। एक सेकंड बेटा, ठीक है, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। हाँ सर क्या किया आपने, बेटा मैंने लैपटॉप को चार्जिंग से हटाया है, ठीक है जी सर। तो चलो आगे चलें, जी सर आगे चलिए सर। ठीक है जी सर आगे चलिए। सर रेगुलर टैक्सेबल पर्सन ये कौन होता है, पूछे इससे, इसी से पूछो तो कौन है, बता बता तो कौन है, अभी बताएगा, देखा अब बताएगा, ये बताएगा। कहता है कि रेगुलर टैक्सेबल पर्सन एक वो आदमी होता है जो आपकी लिमिट, सर ये 20 लाख 10 लाख कहाँ के लिए बताएंगे, डोंट वरी, सारी चीजें याद आ रहा है आपको, याद आ रहा है तो क्लास में मैंने आपको स्टेप करवाए थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 3 पॉइंट में करवाए थे, याद है। हाँ तो वही सारी चीजें, ठीक है। और आप कहते हो तो मैं आपको पहले वहीं ले चलता हूँ, वहां चलने के बाद यहाँ आ जाते हैं। हाँ सर ऐसा कर दो, आप ऐसा करो वहां ले चलो। तो चलो मैं देखता हूँ कहाँ पर है, मैं देखूं उसको, एक सेकेंड। वहां से कर लेते हैं, वहां से हमें थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा। हाँ सर, सर ये हो गया रजिस्ट्रेशन, यहीं से है बेटा रिफंड, और यहाँ पे हमारा है, चेक करता हूँ, एक सेकंड रुकिए आप लोग। एक सेकंड आप मेरे को समय दीजिए, मैं निकालता हूँ डायरेक्टली, एक सेकंड, जब तक आपका 1 मिनट का ब्रेक, ठीक है, मैं देखता हूँ कहाँ पर है। तो वो है हमारा, राधे राधे, अच्छा इसके बाद है टाइम ऑफ सप्लाई के बाद, ये आ गया, ये आ गया बेटा, ठीक है। तो हमें मिल गया है, तो हम यहाँ से करते हैं फिर वहां पे जाएंगे, ठीक है जी सर, यहाँ से करते हैं और वहां जाने वाले हैं, वहां आएंगे, वहां भी देखेंगे, एक बार एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे। आपको 1 मिनट का ब्रेक दूं मैं, 1 मिनट का ब्रेक दूं, 1 मिनट का ब्रेक देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये पानी मतलब पानी पी लीजिए, 1 मिनट का ब्रेक देता हूँ आपको।
हाँ जी दोस्त, आ गए? आ गए पानी पी के? जी सर आ गए हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा, सर क्या कहा आपने? मैंने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन और नोट, क्या आपको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना? चलो सर देखते हैं। बोला जाता है याद आ रहा है? हाँ सर हमें याद आ रहा है सर, ये पूरी पूरी टेबल हमने की थी, बड़े अच्छे से शानदार तरीके से हमने किया था। तो चलो देखते हैं। नंबर 1, इफ यू आर फॉल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23, मतलब थोड़ा बहुत सेक्शन का रेफरेंस ले रखा जहाँ पे थोड़ी सी रेलिवेंट लगी मेरे को, देन नीड टू टेक नीड नॉट टू टेक एनी रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है अगर आपको उसके सेक्शन 23 के प्रोविजन में अगर आप आ जाते हो। वो क्या कहता है? कहता है नंबर 1 कहता है इफ अ पर्सन, कोई भी पर्सन की डेफिनेशन में कौन है? या तो आप अकेले व्यक्ति हो या आपका पूरा परिवार है। लाइक मैं अकेला व्यक्ति किसान आदमी हूं, या मैं अपनी फैमिली के साथ मिलकर किसानी कर रहा हूँ, किसान हूँ, ठीक है, उनकी बात कर रहा है। लाइक यहाँ पर लाइक अडानी, ठीक है, या फिर रिलायंस या फिर टाटा, ये अगर क्या नाम है, ये ना तो इंडिविजुअल है ना ही एचयूएफ है, अगर ये कर्मकांड कर रहे हैं तो क्या उनको क्या नाम है रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है? नहीं सर, उनको लेनी है। रजिस्ट्रेशन किसको नहीं लेना है? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को, अगर वो एक्सक्लूसिवली इंगेज है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है बेटा ओनली एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ। अगर आप एक किसान आदमी हो, एक अकेले आदमी हो, या अपने परिवार के साथ किसानी कर रहे हो, और आपका जो धंधा है, आपका जो बिजनेस है, सिर्फ और सिर्फ किसानी करना है, बात समझ आई नहीं? एक्सक्लूसिव का मतलब ओनली एंड ओनली किसानी कर रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, वहां से चाहे आप 1 करोड़ कमाओ, चाहे आप 100 करोड़ कमाओ, कितना भी कमाओ, चाहे आप 20 लाख कमाओ, चाहे आप 30 लाख कमाओ, क्या आपको जीएसटी लेना है? सर कैसी बातें कर रहे हो? किसान आदमी बेचारा धूप में पसीने में वहां पर अपना क्या नाम है अपनी फसल को काट रहा है, बो रहा है, ठीक है, धूप छांव से बचा रहा है, और जीएसटी डिपार्टमेंट के पास जाएगा, जीएसटी दो। कैसी कैसी बातें कर रहे हो सर? तो उसको क्या किया? उसको जीएसटी की दुनिया से बाहर फेंक दिया। ठीक बेटा, तो एक मेरी बात सुनोगे? हाँ सर। मैंने कहा एक किसान भाई है, 1 करोड़ की किसानी कर रहा है, दैट इज आलू उसने उगाए, आलू प्याज गोभी वगैरह उसने उगाई और उसने उसको सेल किया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल किया, तो क्या जीएसटी लगेगा? नहीं सर। अच्छा मतलब उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा 1 करोड़ पे? नहीं सर। मैंने कहा देखो भाई सब कुछ है, बात ऐसी है, उसकी एक छोटी सी दुकान भी है बेटा, उस दुकान से उसने लाइक उसने क्या किया, शैम्पू वगैरह, साबुन वगैरह या फिर छोटा मोटा सामान बेच दिया, वो सिर्फ और सिर्फ उसने 10,000 का बेचा बेटा, ठीक है। लाइक साबुन है, सरफ है, चीनी है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, और छोटा मोटा सामान जैसे एक जो छोटा सा शॉपकीपर बेचता है, सर चिप्स है, कुरकुरे है, ये बेच दिया। अब उसकी होगी 1 करोड़ 1 करोड़ एंड 10,000, 1 करोड़ 10,000 रुपया उसकी एग्रीगेटर में होगी। क्या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? सर बात कुछ ऐसी है, अभी तक आपने कहा था एक किसान या तो अकेला आदमी है या एचयूएफ है, ओनली एंड ओनली किसानी कर रहा है, अरे ये तो किसानी को छोड़ के कुछ और भी कर रहा है, तो क्या इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? यस, ये इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर ये 10,000 तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी, ये 1 रुपए की भी करता ना अदर देन किसानी, और लिमिट को क्रॉस कर जाता 10 लाख 20 लाख को, तो हम उसको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए मजबूर कर देते कि हे दोस्त तुम गलत कर्मकांड कर रहा है, ओनली किसानी करेगा तो हम छोड़ देंगे, बट किसानी के अलावा कुछ और करेगा ना तो भाई साहब पकड़ लेंगे। आगे बात कहता है नंबर 2, पर्सन एक्सक्लूसिवली ओनली एंड ओनली एग्जेम्प्टेड, क्या नाम, इंगेज इन एग्जेम्प्टेड सप्लाई। एग्जेम्प्टेड सप्लाई में क्या चीज आती है? सर अगर आप क्या कर रहे हो, एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो इन अ सिंपल मैनर, सर आप क्या कर रहे हो, शराब या फिर पेट्रोल वगैरह, वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, या फिर आप शराब की सप्लाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो। शराब बेचने से क्या जीएसटी लगेगा? पेट्रोल बेचने से क्या जीएसटी लगेगा? सर नहीं लगेगा। तब क्यों उसका रजिस्ट्रेशन करवा, क्यों दाखिला करवा रहे हो भाई साहब, जब उससे हमें कोई फायदा ही नहीं होना, ठीक है। अब ठेका वो लिखा हुआ भाई साहब, बाहर लिखा हुआ है कि ठेका शराब, देसी अंग्रेजी बियर, ऐसे कुछ लिखे हुए, और वो कह रहा है सप्लाई कर रहा है, उन्हें एक दिन की जगह 10 लाख की सप्लाई करे, क्या जीएसटी लग रहा है? नहीं लग रहा, टैक्स लग ही नहीं रहा, और आप कह रहे हो रजिस्ट्रेशन ले, तो आप क्यों रजिस्ट्रेशन ले रहे हो? उसको मना कर भाई साहब तू मत ले ना, ऐसा कर, तू बाहर निकल, तू मत ले, लेकिन क्या रखा है, ओनली एंड ओनली। याद आया? हाँ सर, अच्छा तो यही रीजन है
हमने कई बार देखा है सर, हम ठेके पे देखा है कि हमने वहाँ पे अल्कोहल वगैरह सारी चीजें बेचता है, सारी चीजें, लेकिन कभी चिप्स कुरकुरे नहीं बेचता। यही रीजन है बेटा, चिप्स कुरकुरे बेचने लग गया तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, इसलिए चिप्स कुरकुरे बाहर से लेते हैं, चखना बाहर से ले और मेन आइटम यहाँ से ले, ठीक है। ओके, आगे चलता है, कहता है पर्सन एक्सक्लूसिवली इंगेज इन आरसीएम। आरसीएम का मतलब कहता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। तो ये कौन सा है? मैंने कहा देखो दोस्त, ये है सप्लायर आदमी, ये है रिसिपिएंट आदमी। मैंने कहा यहां से यहां माल जा रहा है, यहां से माल जा रहा है, गुड्स जा रहा है या सर्विस जा रहा है, हर केस में यहां पर मैं हूं, मान लो रही रविंद्र बिस्लाई, हम है, हर केस में मेरा कोई बिजनेस है, हर केस में सामने वाले व्यक्ति को टैक्स भरना होता है, हर ईच एंड एवरी केस में। भाई जब मुझे टैक्स लेना ही नहीं, जमा ही नहीं करवाना, तो काय बात का मुझे कह रहे हो रजिस्ट्रेशन ले? तो क्या बोला गया भाई साहब, तू निकल, तू बाहर निकल। बट लिखना एक्सक्लूसिवली इंगेज, मतलब अगर हम मैं 3 कर्मकांड कर रहा हूँ, एक्सक्लूसिवली इंगेज मतलब एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा हूँ, दूसरा नंबर 2 सर अगर मैं ऐसी सप्लाई कर रहा हूँ जिसमें आरसीएम लग रहा है, नंबर 3 सर एक पर्सन दैट इज इंडिविजुअल है या एचयूएफ है और किसानी कर रहा है, एक्सक्लूसिवली किसानी कर रहा है, तो आपको बाहर फेंक दिया जाएगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आगे कहता है इफ यू फॉल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 24, कहता है 24 में अगर आप आ गई, देन मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, मतलब ऊपर 1 करोड़ हो तो भी नहीं लेना, नीचे 1 रुपया हो तो भी लेना है। मतलब यहां पर आपको किसी भी तरह की लिमिट नहीं मिल रही है, अभी तो सिंपल बात कर रहे हैं, इतना है तो नहीं लेना, अब इतना 1 रुपये भी है तो लेना है। मतलब कौन कौन आदमी हो आप भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट है इसने क्या क्या कि आप इंटर स्टेट कर रहे हो। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है? इंटर स्टेट मतलब इंटर सप्लाई कर रहे हो, सिंपल शब्द मतलब अपनी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री को क्रॉस करके जा रहे हो दोस्त, ठीक है। इंटर स्टेट कर रही हो और टैक्सेबल कर रहे हो, 3 कंडीशन है, और प्लस गुड्स कर रहे हो। पहली बात भाई साहब देखो, इसने क्या रखा है, नंबर 1 इंटर सप्लाई, इंटर सप्लाई। नंबर 2 टैक्सेबल कर देना दोस्त, एग्जेम्प्टेड कर रहे हो तो हमें क्या मिलेगा, प्लस गुड्स होना चाहिए दोस्त। मतलब सर्विस की बात करें, मतलब अगर मैं इंटर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल प्लस सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा हूं, क्या रजिस्ट्रेशन लेना? सर मैंडेटरी नहीं है, आगे जाएंगे, अभी इससे आगे जाओगे लिमिट देखोगे आप। लेकिन अगर आप इंटर कर रहे हो, टैक्सेबल कर रहे हो, इंटर है, इंटर सप्लाई है प्लस टैक्सेबल है प्लस आपका गुड्स है, इवन देयर इज अ सप्लाई ऑफ 1 रुपी, तो आपको क्या हो रहा है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब भाई साहब आपके पांव बहुत बड़े हैं, आपके हाथ बहुत बड़े हैं, आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो, दूसरे यूनियन टेरिटरी में जा रहे हो और गुड्स को भेज रहे हो, आपके ताल्लुकात बड़े बड़े इंसानों से हैं, दूर दूर हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है जी सर, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, भाई साहब ये इनको तो करवाना ही करवाना है। कहते हैं भाई साहब आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हालांकि आपको पता है ये ओकेशनली बिजनेस करते हैं, कभी कभी करते हैं, हाँ। तो ये अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, मतलब ऑनलाइन अगर आप धंधा चला रहे हो, भाई साहब लेना पड़ेगा। आप टीडीएस डिडक्टर हो, टीसीएस कलेक्टर हो, आप आईएसडी हो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप एग्जांपल रिसिपिएंट अंडर आरसीएम हो, क्या बोला देखो सुनो, ये सप्लायर आदमी है, रिसिपिएंट आदमी है, ये कर रहा है, इसको तो बोला अगर आपकी सारी सप्लाई आरसीएम में आती है तो आपको तो नहीं लेना, लेकिन भाई साहब बोला तुम्हारी अगर आती है यू आर लाइबल टू टेक अ रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आरसीएम में फॉल कर रहे हो। बोला अब 1 रुपए की भी कर रहे हो ना, तो ऊपर वाले केस में इसको माफी थी और नीचे वाले केस में इसको सजा दे दी, ठीक है। हाँ सर, तो बोला गया अगर आप आरसीएम में फॉल कर रहे हो और आप रिसिपिएंट आदमी हो, जीएसटी लग जाएगा दोस्त, मतलब जीएसटी तो लग जाएगा, रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आप बड़े एजेंट हो, एजेंट वगैरह बड़े हो, ठीक है, तो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन एक कुछ बात क्या रखी है सर, कुछ बात क्या क्या रखी है, कहता है कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील कर रहे हो, ठीक है, ऑल सर्विसेज कर रहे हो एक्सेप्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विस को बाहर फेंका है, जो आरसीएम लगती है, क्योंकि उस पर आरसीएम लगता है बेटा। कहता है नॉट फॉल अंडर द सेक्शन 24, ये तो हमने देख लिया, ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। सिंपल शब्दों में अगर आप इंटर सप्लाई कर रहे हो, टैक्सेबल भी कर रहे हो, लेकिन गुड्स में अगर आपका हैंडीक्राफ्ट गुड्स है तो क्या होगा, तो सर मैंडेटरी नहीं है, उसके लिए मैं आगे जाऊंगा, लिमिट वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, इंपॉर्टेंट है बेटा। और अगर आप सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो, टैक्सेबल कर रहे हो, सर्विसेज कर रहे हो, इंटर कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैं आपसे पूछूं, इंट्रा प्लस टैक्सेबल
प्लस गुड्स। क्या जीएसटी लेना कंपलसरी है? नहीं सर, आपने इंट्रा करवा दिया, इंटर बोल दो, 1 मिनट में हाँ कह देंगे, ठीक है जी सर। तो चलो आगे चलते हैं मेरे भाई। तो चलो स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 करते हैं। कहता है, क्या कहता है? कहता है स्टेप नंबर 3, इफ यू डू नॉट फॉल अंडर द अबव बोथ द स्टेप, मतलब स्टेप 1 में भी नहीं हो आप, स्टेप नंबर 2 में भी नहीं हो आप, ना किसान आदमी हो, ना इंटर टैक्सेबल कर रहे हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं हो, क्या नाम, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं हो, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं हो, आप आईएसडी नहीं हो, वो चीजें नहीं हो आप। तो अब आप आ जाओ नीचे भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। अब आगे आ जाओ आप नीचे। कहता है आप चेक करो, क्या चेक करें सर? देखो भाई साहब, कहता है नंबर 1, इफ एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर अभी सिखा क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर क्या क्या चीजें आती हैं सर? ऑल आउटवर्ड सप्लाई, ध्यान रखना बेटा, सारी आउटवर्ड सप्लाई, चाहे वो नील रेटेड हो, चाहे वो एग्जेम्प्टेड हो, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो नॉन टैक्सेबल हो, चाहे वो जीरो रेटेड हो, सारी आ जाएंगी। कहता है अगर वो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू एग्जैक्ट 10 लाख या उससे नीचे है, 20 लाख या उससे नीचे है, ये 40 लाख का तो अलग सिस्टम है, 40 लाख बताया जाता है, देन नो नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब 40 लाख तक है अगर आपका, तो आपको गुड्स का मिल जाएगा, ये बताता है। मतलब आपका मतलब ओनली गुड्स में अगर आप डीलिंग कर रहे हो, सिंपल शब्दों में 40 लाख है। अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में डीलिंग कर रहे हो तो आपको लिमिट 10 लाख की और 20 लाख की नहीं, 40 लाख की मिल जाएगी। मतलब 40 लाख तक का तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 40 लाख से ऊपर जा रहे हो, क्या बोला, 40 लाख से ऊपर जा रहे हो गुड्स के केस में, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। लेकिन 40 लाख सबको नहीं मिलती, किसी किसी को मिलती है दोस्त, ठीक है। मतलब अगर आप एक्सीड कर जाते हो 10 लाख की, 20 लाख की या 40 लाख को, अप टू यहां तक हो तो कोई दिक्कत वाली बात है, क्रॉस करते याद होगे। और ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स वालों के लिए, नीचे पढ़ेंगे हम, ठीक है। 40 लाख 1 रुपया करते हो तो रजिस्ट्रेशन ले लेना। कहता है नंबर बी, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर आप इसको क्रॉस कर जाते हो, 10 लाख को क्रॉस करना है, 20 लाख को क्रॉस करना है, 40 लाख को क्रॉस करना है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बेटा। Then you need to take, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, then you need to take registration in all those states या फिर यूनियन टेरिटरी where you are making a taxable supply। ध्यान रखना, देखो मैं हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में कर रहा हूं, और मेरी एग्रीगेट यहाँ पे है मेरी 10 लाख, यहाँ पे 30 लाख और यहाँ पे है 40 लाख। यहाँ पर मैं पेट्रोल बेच रहा हूँ, ठीक है। पहले एग्रीगेट टर्नओवर बताओ मेरी, एग्रीगेट टर्नओवर सर, एग्रीगेट टर्नओवर सारी चीजें एक ही व्यक्ति की बेटा, रविंद्र विश्वा मेरी है बेटा, मेरी एक ही आरसी के अंडर है। मैंने कहा भाई साहब बताना कितनी होगी? सर ये होगी आपकी 40 और 30 70 और 80 लाख होगी। तो रजिस्ट्रेशन लेना है? यस, मैंडेट यस लेना है। कहाँ कहाँ लेना है सर? देखो यहाँ पर नॉर्मल है, यहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, ये बात ये कहता है। ओके सर, आगे मैंने बता भी दिया कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होती है, अभी पढ़ के आए, जस्ट बेटा पढ़ के आए हैं कि टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड है, जीरो रेटेड है, क्या नाम है, जीरो रेटेड है। तो ये क्या थी? एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं। आगे एक बहुत अहम लाइन बोली हुई है, नोट इंटरेस्ट ऑन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। मतलब आप बैंक में पैसा आपका पड़ा हुआ है बेटा, आपका 1 लाख रुपया या फिर 10 लाख रुपया, 10,000 रुपया, कुछ भी आप ब्याज कमा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ, ओ हो पार्ट, हाँ सर ये कहाँ नहीं था सर, ये हमें याद आ रहा है, कंपोजिशन स्कीम करते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको क्या रेगुलर टैक्सेबल पर्सन में हम इसको ध्यान रखते हैं ना। क्या बोला गया? इंटरेस्ट ऑन इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। मतलब अगर आप बैंक से ब्याज कमा रहे हो 10 रुपया, 20 रुपया, या फिर कहीं से भी ब्याज कमा रहे हो, एफडी पे ब्याज कमा रहे हो, सिक्योरिटी पे, या फिर कहीं से भी आप इंटरेस्ट की इनकम ले रहे हो, 10,000 रुपये भी ले रहे हो, 5,000 भी ले रहे हो, 1,000 भी ले रहे हो, तो ये कहता है कि आपकी कोई भी इंटरेस्ट इनकम आपकी क्या हो जाएगी? एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बन जाएगी दोस्त। आगे क्या कहता है? कहता है इफ अ पर्सन इज मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई इन एनी ऑफ द स्टेट, इफ एनी ऑफ द स्टेट, कहता है भाई साहब यहां हो, अगर आप यहां पर हो तो आपकी लिमिट कितनी है? कहता है लिमिट है 10 लाख की। पहले पढ़ लेते हैं फिर याद करा देता हूं। कहता है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अगर यहां पर हो तो आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी? सर 10 लाख की। मतलब 10 लाख तक नो रजिस्ट्रेशन, 10 लाख से ऊपर यस रजिस्ट्रेशन। यानी कहा बेटा देखो यहां से कोई इसको याद कैसे करना है, MNT याद है, MNT तीनों साथ याद करना। तो मणिपुर कैसे याद करना है? M सर मणिपुर दैट इज मनी होगी,
तो आप क्या करोगे, मोज करोगे। आपके पास मनी है तो आप मोज करोगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो दैट इज मणिपुर एंड मिजोरम। एन से एक ही आता है हमारा स्टेट नागालैंड। और ये क्या हो जाएंगे बेटा, ध्यान सुनना, ये कितने हो गए, 1 2 3, तो 3 सर ट्रायंगुलर, त्रिपुरा, क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। इस तरह से याद रखना, मतलब कि टी से तेलंगाना भी होता है, त्रिपुरा भी होता है, याद रखना। सर एम पहले मनी होगी तो मोज करेंगे, मणिपुर एंड मिजोरम। एंड फॉर नागालैंड और ऊपर वो कितने हुए, 3, दैट इज त्रिपुरा। इस तरह से याद रखना। मतलब इन 4 स्टेट के लिए हमारी लिमिट कितनी है, 10 लाख रुपए। आगे चलते हैं, कहता है ये 4 स्टेट ऐसे, 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पर लिमिट कितनी मिल जाएगी आपको, 20 लाख की। कितनी मिल जाएगी, 20 लाख की। बात करते हैं नंबर 1, सर अरुणाचल प्रदेश, सर उत्तराखंड, सिक्किम, तेलंगाना, मेघालय एंड पुडुचेरी। कहता है कि अगर इन 6 स्टेट में अगर आप लगे हुए हो तो आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 20 लाख की। चाहे आप गुड्स दे रहे हो, चाहे आप सर्विस दे रहे हो, कितनी लिमिट हो जाएगी, चाहे गुड्स है चाहे सर्विस है, आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी, सर लिमिट हो जाएगी हमारी, सर यहाँ पर चाहे गुड्स है चाहे यहाँ सर्विस है, यहाँ चाहे गुड्स है चाहे यहाँ सर्विस है, कितनी हो जाएगी, सर 20 लाख हो जाएगी। सर ये 6 स्टेट कैसे याद करें, देखो भाई साहब बात कुछ ऐसी है, याद करने का तरीका बोला गया है, MS धोनी टापू पर गए। ध्यान ना, MS धोनी टापू पर गए। और एक बात बताया था भाई साहब, धोनी जी को चाय पसंद नहीं है। क्या है, धोनी जी को चाय पसंद नहीं है, टी पसंद नहीं है। ध्यान ना सर, ये क्यों बोला गया अब बताते हैं। मैंने कहा MS, M फॉर क्या होता है सर, मेघालय, मिजोरम और सर मेघालय, मिजोरम और क्या नाम है, मणिपुर सर। तो मणिपुर और मिजोरम तो आ चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ क्या बचा, मेघालय, एक ही बचा, उसको ले लो। आगे S फॉर सिक्किम, सिक्किम को पकड़ लो। आगे धोनी कनेक्टर है बेटा। टी फॉर त्रिपुरा आ चुका है, तेलंगाना को ले लो। ए फॉर बेटा 2 होते हैं, एक तो अरुणाचल प्रदेश और एक असम। असम में चाय उत्पाद होती है, ज्यादातर चाय वही होती है, तो मैंने कहा इसलिए असम, ए फॉर असम नहीं होगा, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है सर, इसलिए मैंने कहा, ठीक है, अदरवाइज धोनी जी को चाय पसंद है या नहीं पसंद है, भाई क्या पता उनको पसंद हो, वैसे आपको याद कराया मैंने, ठीक है जी सर। तो P फॉर पुडुचेरी, U फॉर UK, दैट इज उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। और बस सर हो गए, 6 के 6 याद हो तो हुए हैं। तो शुरू में था MNT और दूसरा था MS धोनी टापू पर गए, और टापू पर गए उन्हें चाय पसंद नहीं है, दैट इज असम नहीं आएगा सर वहां पर। तो M फॉर सर मेघालय, सिक्किम, सर तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी और उत्तराखंड, याद होगी सर। मैंने कहा अब इनको छोड़ दो दोस्त, बाकी इफ you are क्या नाम, if you are making taxable supply from any other state or union territory and deal in, सर यहाँ पर गुड्स हो या सर्विस हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अब कहता है कि इन 6 ये और 4 ये, इन 10 को छोड़ दो। इन 10 को छोड़ने के बाद 31 - 10 दैट इज 21 आपके स्टेट बचते हैं जीएसटी की दुनिया में, और 5 आपकी यूनियन टेरिटरी बचती हैं। तो उनके लिए बात बोल रखी है, क्या बोल रखी है, कहता है कि अगर आप यहाँ 26 में फॉल करते हो और आप गुड्स देते हो, क्या देते हो, गुड्स देते हो, और गुड्स कौन सा देते हो सर, गुड्स देते हो पिटने वाला गुड्स देते हो पिटने वाला। सर पिटने वाला कौन सा होता है, मैंने कहा देख दोस्त, यहां बोला गया है तंबाकू, आइसक्रीम, पान मसाला, ठीक है, दैट इज पीटने वाला, पान मसाला, आइसक्रीम और सर टिप, P फॉर पान मसाला, T फॉर तंबाकू और I फॉर आइसक्रीम। ठीक है, इसकी लिस्ट में एक चीज और ऐड हुई है बेटा, अमेंडमेंट है, एक चीज और हुई है, बताओ कौन सी, कौन बताएगा, आप याद करो, मेरे को देखता हूं कौन बच्चा मेरे को बताएगा यहाँ पर क्या अमेंडमेंट हुई है, मैं देख रहा हूं, ठीक है, कौन बच्चा बताएगा। कहता है कि अगर आप इसमें हो, इसमें इंगेज हो, तो आपको क्या हो जाएगा सर, आपको क्या करना पड़ेगा सर, हमें क्या लेना पड़ेगा सर, हमें लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन मतलब यहाँ पर हमारी लिमिट कितनी हो जाएगी सर, 20 लाख की, 20 लाख की, ठीक है, दैट इज 20 लाख से ऊपर। अगर आप मतलब सिंपल शब्दों में, अगर आप 26 स्टेट मतलब 26 स्टेट या यूनियन टेरिटरी के दायरे में आते हो, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो सर, गुड्स में लगे हो, कौन कौन से गुड्स में सर दैट इज पान मसाला, तंबाकू और आइसक्रीम, दैट इज इनमें लगे हुए हैं सर हम,
ठीक है, क्या लगेगा सर, इनमें लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा सर, देखो इसमें हमारी लिमिट हो जाएगी 20 लाख रुपए, कितनी हो जाएगी 20 लाख रुपए। मैंने कहा अदर गुड्स, और कोई गुड्स कर रहे हो तो आपकी लिमिट हो जाएगी 40 लाख रुपए, ओनली गुड्स कर रहे हो तो कितने 40 लाख रुपए। ठीक है, सिंपल शब्दों में ध्यान बताना, मेरे को बताना दो। मैंने कहा देखो भाई ये हरियाणा, ठीक है, ये गया दिल्ली, यहां से मैं सेल कर रहा हूं और में 21 लाख है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग सोल्व करना, आपको एक मिनट दूंगा एग्जांपल। ठीक है, लो भाई साहब रेगुलर क्लास का मजा लो, उसमें रिवीजन में। नंबर टू ठीक है, हरियाणा से माल गया दिल्ली 41 लाख रुपए। नंबर 3 हरियाणा से माल गया हरियाणा में 40 लाख। भाई बताओ किस केस में मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है और किस केस में मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। ठीक है, जल्दी से करो और बताओ बेटा मेरे को। सॉरी, हाँ जी, हो गया? हुआ या नहीं हुआ? जी सर हो गया। देखो चलो सर करते हैं। मैंने कहा देखो सर हरियाणा से माल गया सर दिल्ली, ठीक है सर, सेल हो रही है। सिंपल शब्दों में मैंने भाई साहब टैक्सेबल है, ऐसा नहीं है मैंने कुछ लिखा था नहीं था, टैक्सेबल है प्लस सर इंटर कर दिया आपने। भाई साहब इंटर में तो मैं लिमिट ही नहीं देखता, 1 रुपए के भी करोगे तो भी आ जाओगे, क्योंकि मैंने कहा स्टेप 1 स्टेप 2, आप तो स्टेप 2 में आ गई। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यस सर मैंडेटरी है। हरियाणा से माल दिल्ली कर रहे हो, अरे सर फिर वही बात कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन लेना यस है सर। यहाँ पर 40 लाख की है, हरियाणा से माल हरियाणा कर रहे हो, दैट इज इंट्रा की बात है सर, ध्यान रखना इंट्रा की बात है। इंट्रा सप्लाई कर रहे हो और सिर्फ गुड्स की कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा सर, हमें मिल जाएगी लिमिट कितने की, 40 लाख की। बस यही सर, छोटा मोटा ब्याज भी मिल रहा है इसमें इग्नोर कर देते हैं, कहता कोई बात नहीं सर, ब्याज सबको मिलता है, आपको अगर ब्याज मिल रहा है तो ब्याज को कंसीडर नहीं करेंगे। बैंक में कोई ब्याज 10 20 50 रुपए बेटा आ जाते हैं कोई वाली बात, लेकिन कहते हैं भाई जब बैंक में पैसे हैं तो ब्याज आएगा, यहाँ पर हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम सोचेंगे कि वो सिर्फ गुड्स है, आप सर्विस में हो ही नहीं। ठीक है जी सर, आगे चलते हैं। कहता है कि अदर गुड्स मतलब अगर आप पान मसाला, आइसक्रीम, तंबाकू और एक जो भी अमेंडेड है उसको छोड़ के आप कर रहे हो, ठीक है सर, अमेंडेड कौन सा है बताओ यार, आप बताओ अमेंडेड कौन सा है जो अभी कंपोजिशन स्कीम में भी आया है, याद है, जिसके लिए आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। जी सर, इसमें आया ब्रिक्स एंड टाइल्स, याद आ रहा हो तो इंपॉर्टेंट करे करो, है तो मैंने, यस सर, ब्रिक्स एंड टाइल्स। और टाइल्स कौन सी वाली टाइल्स नहीं आएगी सर, वॉल टाइल्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, दैट इज अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स यहाँ पर आएंगी। तो यहाँ पर भी अगर आप कर रहे हो तो आपको क्या नहीं मिलेगी सर, आपको सिंपल शब्दों में बेटा अगर आप ब्रिक्स एंड टाइल्स में लगे हुए हो तो आपको 40 लाख की लिमिट नहीं मिलने वाली।
40 लाख की लिमिट नहीं मिलने वाली। इन सिंपल मैनर अगर मैं बोलूं कि अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, तंबाकू, पान मसाला, आइसक्रीम या फिर ब्रिक्स या टाइल्स, दैट इज आप रूफिंग वाली और अर्थन वाली अगर आप क्या कर रहे हो, टाइल्स को अगर आप सेल कर रहे हो, इंट्रा कर रहे हो, गुड्स है वो टैक्सेबल है, तो आपको क्या नहीं मिलेगा सर, आपको 40 लाख की लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, आपको 20 लाख की लिमिट लेनी ही होगी। आगे चलते हैं, कहता है कि अगर आप सर्विस में एंगेज हो, ठीक है, सर्विस में चाहे इंटर कर रहे हो या इंट्रा कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी कितनी लिमिट है, 20 लाख रुपए। कहता है अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में लगे हुए हो, पहला था ओनली गुड्स, दूसरा था सर्विसेज, तीसरा है गुड्स एंड सर्विसेज, तो भी 20 लाख की लिमिट है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, पहले वाले केस में, इस वाले केस में कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ क्या कहता है भाई, यहां पर क्या कहता है, यहां पर कहता है गुड्स या सर्विस 4 स्टेट है, 10 लाख की लिमिट है, गुड्स एंड सर्विस 6 स्टेट है, 20 लाख लिमिट है। लेकिन बाकी वालों की अगर मैं बात करूं, यहां क्या कहता है, गुड्स के लिए अगर आप हो कहां पे, पीटने वाले गुड्स में, पीटने वाला गुड्स कौन सा है, दैट इज पी फॉर पान मसाला, आइसक्रीम एंड तंबाकू, एंड आप ब्रिक्स, ये भी अमेंडमेंट है रिसेंटली, ब्रिक्स एंड टाइल्स, टाइल्स को कौन सी वाली टाइल्स नहीं है सर ये अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स है, उनमें अगर आप हो तो आपको 20 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी, और सॉरी 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी, 20 लाख की लिमिट ही आपको मिलेगी। आप अदर गुड्स में हो तो आपको 40 लाख की लिमिट मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कंडीशन ये है कि आप इंटर सप्लाई करो। ओनली सर्विसेज में एंगेज हो आपको तो 20 लाख की लिमिट मिलेगी, चाहे आप इंटर कर रहे हो चाहे आप इंट्रा कर रहे हो। अगर आप गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई कर रहे हो तो आपको भाई साहब 20 लाख का ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। कौन से, ये 26 की बात कर रहा हूं, ठीक है जी सर। आगे कहते हैं एक इंपॉर्टेंट बात, कहते हैं now what about deal in the goods and interest on, then the person shall be treated to be deal in the goods only and the limit of 40 lakh shall be applicable। ये तो अभी पढ़ लिया सर जी सर। तो चलो आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। ये सर ये तो हो गया हमारा, तो अब क्या करते हैं हम वापस उसमें आए, इंपोर्टेंट फॉर कंपोजिशन स्कीम, ठीक है जी सर, ये तो हमने सीख लिया है। अब वापस से हम वहां आए, अब वहीं आ जाते हैं सर, वहीं आ जाते हैं, वहीं आ जाते हैं, हम वहीं आ जाते हैं, कहाँ से छोड़ के गए थे, एक क्वेश्चन हम तुझे कहाँ छोड़ कर गए थे, हाँ सर यहाँ छोड़ कर गए थे इस क्वेश्चन को हम जो है, हाँ रेगुलर टैक्सेबल पर्सन। ऐसा करें आज की क्लास यहीं तक करें, कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है। तो आई होप सो आपने यहाँ तक सब कुछ कर लिया होगा और आपको बड़े अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो हम कंप्लीट जीएसटी को करने वाले, जीएसटी को और कस्टम को करने वाले हैं, आपका 50 मार्क्स के लिए जो आने वाले हैं, ठीक है। बात समझ आई जी सर, और आप 50 मार्क्स नॉट मिनट, ठीक है, अच्छे से परफॉर्म करने वाले हैं, बड़े अच्छे से हम इसमें सफलता लेने वाले हैं जी सर, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव वाले दोस्तों, स्पेशली तो एग्जीक्यूटिव के लिए ही है, सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए, बाकी कोई देखना चाहिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों का एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू को ध्यान में रखते हुए नोट्स को डिजाइन किया गया है, बिल्कुल क्लियर है, एक एक चीज स्पष्ट कह रखी है, ठीक है। सेक्शन वगैरह रेलिवेंट सेक्शन एंड शेड्यूल्स को मैंने ले रखा है, बाकी सारे सेक्शन शेड्यूल्स आपकी बुक्स के अंदर इनकॉर्पोरेटेड, आप बुक को भी आप रेफर कर सकते हो, बुक के साथ देख सकते हो, लेकिन ये इनफ सफिशिएंट है दोस्त। अगर आप फिर भी अगर आप कहते हो कि हम उसको देखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उसको साइड बाय साइड देख सकते हो, लाइक 1-2 सेक्शन का क्या पता वहां से आ जाए, 1-2 सेक्शन आपका वहां से भी आ सकता है, बट मोस्टली आपका यहीं से आने वाला है, ठीक है जी सर। तो 1 का 2 का नंबर वहां से आ जाएगा सेक्शन का, वो आप देखते रहना, बाकी ऐसा नहीं है, यहाँ से आपका पूरा पेपर मैंने रेलिवेंट सेक्शन सब कुछ इंकॉर्पोरेट की है। और हमारी ये कंटिन्यू क्लास चलने वाली है, हम लगभग मैं आपको आज शेड्यूल दे दूंगा, या फिर ऐसा करना डेली ही होने वाली क्लासेस आपकी, कभी नहीं होगी तो हम देख लेंगे। अब कंटिन्यू हम जीएसटी करने वाले, जीएसटी के बाद हम कस्टम को पकड़ने वाले हैं, ठीक है। तो ओके दोस्त, अगले महीने आपके एग्जाम है, एग्जाम में बड़े ही अच्छे से परफॉर्म करना है दोनों, आप मेरे दोस्त हो, ठीक है, हाँ दोस्तों के साथ पढ़ेंगे, आप भी पढ़ोगे मेरे साथ और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बड़े ही अच्छे अंकों से पास होना है, ठीक है। और इस बार सीएस पार, ठीक है, ठीक है। ओके दोस्त, टाटा बाय बाय, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे, इन्हीं मनोकामना के साथ हम जाते हैं, टाटा बाय बाय, ठीक है। और एग्जाम के लिए लग जाओ बेटा, टाटा बाय बाय।